तो हम लोगों ने अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ लिया, इंडक्टेंस पढ़ लिया और अब हम लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर दैट इज ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, इसके बाद ऑल्टरनेटिंग करंट के बाद हम लोगों का अगला जो चैप्टर आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है और उसके बाद हम लोगों का बेसिक इलेक्ट्रोडायनेमिक्स खत्म हो जाएगा। उसके अलावा सेमीकंडक्टर्स का एक चैप्टर है जो जेई मेन का टॉपिक है, तो उसको बाद में करेंगे हम लोग। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग ऑल्टरनेटिंग करंट। उसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट हम लोगों का क्या आता है? सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ टाइम। तो जो रूट मीन स्क्वायर वर्ड है ये तुम लोगों के लिए नया वर्ड नहीं है। रूट मीन स्क्वायर हमने कहाँ पे देखा था? ये हमने देखा था जब गैस के कॉन्टेक्स्ट में देखा था, आइडियल गैस या रियल गैस में भी रैंडम वेलोसिटी होती है तो रूट मीन स्क्वायर निकलते हैं। अभी वहां तो डिस्क्रीट वेरिएबल था हमारा, वेलोसिटी कुछ भी हो सकती थी। यहाँ पे ऑल्टरनेटिंग करंट में अक्सर हम लोग सिनुसॉइडल फंक्शंस की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालेंगे। तो अगर मान लो कोई मेरी टाइम वेरिंग फंक्शन, लेट अस से टाइम के साथ कोई चीज वेरी कर रही है, लेट अस से तो v जो है मेरा ये टाइम वेरिंग पीरियोडिक फंक्शन है वोल्टेज का। फॉर एग्जांपल टू मेक इट कंक्रीट वोल्टेज बोल रहा हूँ, लेकिन कोई और भी चीज हो सकती है, कोई भी चीज टाइम के साथ वेरी कर रही है। तो उसका रूट मीन स्क्वायर क्या होता है? जैसा कि नाम सजेस्ट करता है कि उसके स्क्वायर के एवरेज का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो आप क्या है किसी भी टाइम टी तक कुछ तो फंक्शन मेरा ऐसे ऐसे करके चल रहा है, तो इस फंक्शन का स्क्वायर करोगे, उसके स्क्वायर के नीचे कुछ एरिया आएगा, उसको डिवाइड करोगे, उसका कितनी दूर तक मैंने वो एरिया लिया और फिर उसका अंडर रूट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? इंटीग्रल वी स्क्वायर डी टी। तो ये वी स्क्वायर वर्सेस टाइम के ग्राफ का एरिया हो गया, तो उसको टोटल टाइम से मैंने डिवाइड कर दिया, तो ये क्या हो गया? उसके स्क्वायर का एवरेज हो गया। ठीक है, कितनी हाइट पे लाइन ड्रॉ कर दूं कि वो सेम एरिया है एक तरह से। ठीक है, और फिर उसका स्क्वायर रूट ले लिया, तो ये मेरा क्या आ गया? आरएमएस वैल्यू आ गई। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के साथ हम आरएमएस निकाल सकते हैं उसका, समझ गए कि नहीं? ठीक है, क्या है ये? रूट ऑफ द एवरेज ऑफ द स्क्वायर्स। तो ये मेरी रूट मीन स्क्वायर हो गई। ठीक है, सिमिलरली वी कैन आल्सो फाइंड द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट फंक्शन। ये वोल्टेज के लिए लिखा है, करंट फंक्शन है तो कोई भी फिजिकल वेरिएबल है, मैथमेटिकली इट रिप्रेजेंट्स द स्क्वायर रूट ऑफ द एवरेज ऑफ द स्क्वायर्ड फंक्शन। ठीक है, तो एसी में रूट मीन स्क्वायर की वैल्यू की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि एसी में जो अक्सर तुम्हारा साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी टाइप के फंक्शंस होते हैं जिनकी एवरेज वैल्यू 0 होती है, इज इट नॉट? तो अभी चाहे मेरा करंट एम्पलीट्यूड 10 एम्पियर हो, चाहे 100 एम्पियर हो, चाहे 1000 एम्पियर हो, तुम अगर बोलोगे कि भाई एवरेज करंट मेरा 0 है तो उससे कुछ भी इन्फॉर्मेशन कन्वे नहीं हो रही है। तो उसका मतलब ये नहीं कि जाके छू लेगा आदमी तो कुछ करंट नहीं लगेगा। ठीक है, नहीं तो एवरेज डजंट सर्व एनी पर्पस हियर। हाँ, रूट मीन स्क्वायर पर्टिकुलरली किस लिए यूजफुल है? तुम्हें पता है कि जो पावर डेवलप्ड इन रेजिस्टर होता है वो आई स्क्वायर आर होता है। ठीक है, तो स्क्वायर की एवरेज जानना हमारे लिए अच्छा है, इससे हम पावर कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हैं, एवरेज पावर कैलकुलेशन, क्योंकि आई स्क्वायर का ही एवरेज चाहिए होता है आगे, है कि नहीं? और वैसे तो अगर कोई चीज ऑल्टरनेटिंग है उसको पॉजिटिव बनाने के लिए उसके मॉड का एवरेज भी हम स्पेसिफाई कर सकते हैं, तो वो भी कहीं कहीं पे यूज होता है। जो मॉड का एवरेज होता है उसको रेक्टिफाइड एवरेज वैल्यू कहते हैं। बेसिकली मॉड का एवरेज खाली लिख लेते हैं। ठीक है, या तो उसका किसी नेगेटिव क्वांटिटी को पॉजिटिव करने या तो स्क्वायर कर दो या मॉड ले लो। तो स्क्वायर का एवरेज का स्क्वायर रूट ले लो, वो आरएमएस हो गया, और मॉड का एवरेज ले लिया तो वो रेक्टिफाइड एवरेज वैल्यू हो गई। समझ में आई बात? ठीक है, क्या लिखा मैंने? आरएमएस वैल्यूज आर स्पेशली यूजफुल फॉर ऑल्टरनेटिंग फंक्शंस विद एवरेज वैल्यू बीइंग 0 because their average value gives no information about the amplitude of the function. For instance, if v is v naught cos omega t, v average is simply 0. By the way, ये एंगुलर ब्रैकेट्स का मतलब होता है एवरेज वैल्यू। ठीक है, समझ में आई बात? ठीक है, सो आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। आरएमएस कैसे डिफाइन किया हमने। इसके बाद जो अगला कॉन्सेप्ट हम डिफाइन कर रहे हैं दैट इज रेक्टिफाइड एवरेज वैल्यू, जो कि अभी मैंने ऐसे ऑलमोस्ट बता ही दिया तुमको। तो क्या है? सपोज dt रिप्रेजेंट द वोल्टेज फंक्शन वेरिंग विद टाइम पीरियड t, देन वी डिफाइन रेक्टिफाइड एवरेज वैल्यू क्या होगा? 0 से टाइम पीरियड t तक v mod dt का इंटीग्रल। ठीक है, और रेक्टिफाइड एवरेज वैल्यू जो है वो कहाँ यूज करते हैं? वो भी ऐसे फंक्शन के लिए यूज करते हैं जिनकी एवरेज वैल्यू 0 होती है, मतलब सिंपल एवरेज वैल्यू 0 होती है, तो वहां पे आरएवी यूज करते हैं। ये कहाँ पे यूजफुल होगा? जैसे मान लो करंट का मेरे को पता करना है कि टोटल चार्ज पास कितना है, तो वहां पे कई बार आगे और पीछे, वैसे तो दोनों तरफ चार्ज पास हो रहा होगा, लेकिन मान लो इसका मैग्नीट्यूड ही निकालना चाह रहा हूँ कि आगे कितना गया और पीछे कितना गया, तो उसके लिए रेक्टिफाइड एवरेज वैल्यू हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, आरएमएस एंड आरएवी फॉर एनी फंक्शन एंड इट्स मॉड आर सेम। हाँ, जस्ट वन सेकेंड। यहाँ पे ये मैं कहना चाह रहा हूँ, ये नहीं कि आरएमएस और रेक्टिफाइड एवरेज वैल्यू आपस में सेम है, यानी कोई भी फंक्शन लोगे उसके मॉड का आरएमएस निकाल लोगे या उस फंक्शन का डायरेक्ट आरएमएस निकालोगे तो ऑब्वियसली सेम ही होगा, इज इट नॉट? भाई किसी चीज के मॉड का स्क्वायर करोगे या उस फंक्शन को डायरेक्टली स्क्वायर करोगे, क्या ही फर्क पड़ेगा, सेम ही बात है ना। तो ये सिंपल सी बात है कि आरएमएस वैल्यू जो है हमारी वो किसी फंक्शन और उसके मॉड की आपस में सेम होगी, और आरएवी जो होगी रेक्टिफाइड एवरेज वैल्यू वो उस फंक्शन की और उसके मॉड की सेम होगी। मतलब ट्रिवियल बात है ये। ठीक है, ठीक है, जैसे वी आर एम एस जो है वो वी मॉड आर एम एस होगा और वी रेक्टिफाइड एवरेज वी मॉड रेक्टिफाइड एवरेज होगा, बिकॉज वेन एवर यू स्क्वायर और टेक द मॉड एनी नेगेटिव क्वांटिटी एनीवे बिकम्स पॉजिटिव, राइट?
RMS एंड रेक्टिफाइड एवरेज ऑफ अ कांस्टेंट फंक्शन इज दैट फंक्शन इटसेल्फ। अगर कोई कांस्टेंट चल रहा है तो उसका RMS जो होगा वही हो जाएगा, कांस्टेंट ही हो जाएगा। रेक्टिफाइड एवरेज वैल्यू भी वही हो जाएगी अगर कांस्टेंट ही चल रहा है हमारा फंक्शन, ठीक है। रेशियो ऑफ RMS वैल्यू टू रेक्टिफाइड एवरेज वैल्यू को फॉर्म फैक्टर कहते हैं। कई बार ये टर्म यूज होता है, स्पेशली इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स ज्यादा यूज करते हैं, जेई के कॉन्टेक्स्ट में तो उतना नहीं देखा मैंने। तो क्या RMS से रेक्टिफाइड एवरेज वैल्यू का जो रेशियो है ये हमारा क्या कहलाता है, फॉर्म फैक्टर कहलाता है, ठीक है। ऑब्वियसली शेप के ऊपर डिपेंड करेगा मेरा कैसा वेव फॉर्म है, इसलिए फॉर्म फैक्टर, ओके। रेशियो ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ RMS वैल्यू को एम्पलीट्यूड फैक्टर कहते हैं, यानी RMS टू बेसिकली रेक्टिफाइड एवरेज होना चाहिए था, RMS अपॉन RAV होना चाहिए इनकी मैक्सिमम वैल्यूज, तो उसको हम एम्पलीट्यूड रेशियो कह देते हैं, ठीक है। रेक्टिफाइड एवरेज वैल्यू की कुछ मैक्सिमम वैल्यू होगी, यानी रेक्टिफाइड फंक्शन, सॉरी रेक्टिफाइड करोगे तो, ठीक है, समझ में आई बात कि नहीं, ये एम्पलीट्यूड फैक्टर कहलाता है, ओके। फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं एक सॉ टूथ वेव के RMS के लिए। तो सॉ टूथ वेव क्या है, मेरा ऐसे जा रहा फिर गिर गया, फिर ऐसे जा रहा फिर ऐसे गिर गया, फिर ऐसे जा रहा, ऐसे करके ये ऐसे करके चल रहा है। फॉर ऑब्वियस रीजन दिस इज कॉल्ड द सॉ टूथ वेव। समझ में आ रहा है कि नहीं, इसकी पीरियोडिसिटी कितनी है, देखो यहाँ ये टी टाइम पीरियड है इसका, समझ गए, ये ऐसे करके चलते जा रहा है, तो फर्स्ट को छोड़ देना, इससे T/2 मत समझ लेना, पीरियोडिसिटी इसकी T है। अब इसका अगर करंट मेरा I0 है और इसका रेक्टिफाइड एवरेज वैल्यू निकालना है तो तुम प्रूव कर पाओगे कि जब भी सॉ टूथ वेव होगा इसका I0/√3 आएगा रेक्टिफाइड एवरेज वैल्यू। जब भी मेरा स्ट्रेट लाइन टाइप का फंक्शन होगा, ऐसे स्ट्रेट लाइन में चल रहा होगा, अगर पीक वैल्यू I0 है तो I0/√3 आएगा। तो इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं, तो देखो क्या लिखा, कंसीडर द सॉ टूथ वेव फंक्शन एज शोन इन द फिगर, इवन दो पीरियड ऑफ फंक्शन इज t, वी कैन सी दैट RMS फ्रॉम 0 to T/2 इज सेम एज फ्रॉम T/2 to 0, सॉरी T/2 to T कहना चाहिए था मेरे को, बाय सिमेट्री। ये चीज दिख रही है, यहां से यहां तक का RMS निकालो, मैं क्या क्या कहना चाह रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक का RMS निकालो या यहाँ से यहाँ तक का RMS निकालो, एक ही बात है, क्योंकि इसका मॉड लोगे तो ऐसे ही फंक्शन आ जाएगा ना। समझ में आई बात करी, तो मैं चाहूँ तो इसको ऐसे भी समझ सकता हूँ, ये एक साइकिल कंप्लीट हो गई, फिर उसके बाद ये दूसरी साइकिल कंप्लीट हो गई, ऐसा भी समझ सकता हूँ। समझ में आई बात करी, ये एक साइकिल कंप्लीशन मान लो, फिर उसके बाद ये दूसरी साइकिल कंप्लीशन मान लो, ऐसे तीसरी साइकिल कंप्लीशन मान लो। अब इसमें फर्स्ट हाफ ऑफ द साइकिल और सेकंड हाफ ऑफ द साइकिल के लिए तो सेम ही आने वाला है ना RMS, वो दिख रहा है, क्योंकि सिमेट्रिक है ना, इसका मॉड लोगे तो ऐसे करके ऐसे आ जाएगा, तो इसका RMS और इसका RMS तो सेम ही होगा। तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग द RMS फ्रॉम 0 to T, मैं 0 से T/2 तक का भी RMS निकाल ही सकता हूँ, और वही मेरे पूरे फंक्शन का भी RMS हो जाएगा ड्यू टू सिमेट्री। आई बात समझ में। अच्छा, यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा ठीक करना है, ये मेरा होना चाहिए T/2 to T कहना चाह रहा था मैं यहाँ पे, तो इसलिए मतलब यहाँ पे मेरा आर्गुमेंट ये है कि इसलिए मैं आधे का मैं RMS निकाल सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि अदरवाइज फिर आगे में अननेसेसरली मुझे y = mx + c टाइप की इक्वेशन बनाने की जरूरत पड़ेगी। इससे अच्छा यहाँ से यहाँ तक तो सिंपल ही है ना, y = mx ही है मेरा, तो उसी की मैं सीधे डायरेक्टली निकाल सकता हूँ RMS। अच्छा, यहाँ पे थोड़ी सी मेरे से मिस्टेक रह गई, यहाँ पे 1/t है, रेक्टिफाइड एवरेज में, ये ठीक कर लो अपने नोट्स में, यहाँ पे 1/t भी आना चाहिए, यस दे शुड बी 1/t। हाँ, यहाँ पे मैंने लिखा है RMS ऑफ एंड RAV ऑफ अ कांस्टेंट फंक्शन इज दैट फंक्शन इटसेल्फ, अगर वो पॉजिटिव है। एक्चुअली एक्चुअल में तो मॉड होना चाहिए, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, शुड बी मॉड, एक्चुअली इज मॉड ऑफ दैट फंक्शन लिख देता हूँ, यहाँ पे होना चाहिए मॉड ऑफ, क्योंकि नेगेटिव कभी नहीं था, RMS और RAV हमेशा पॉजिटिव होते हैं, तो मॉड ऑफ होना चाहिए। हाँ, नाउ बैक टू दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या, बस इतने का मैं RMS निकाल लेता हूँ तो मेरा काम बन जाएगा, इसी का RMS जो पूरे फंक्शन का RMS है। समझ में आई बात नहीं, क्योंकि मॉड लोगे तो यही यही ऐसा ही सेगमेंट बार बार रिपीट होता जा रहा है। तो यहाँ पे इसका फंक्शन क्या होगा, ये मेरा करंट का जो फंक्शन होगा y = mx के हिसाब से देखोगे तो I = 2 I0 T/T, यही बन रहा है ना, देखो इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। तो अभी क्या करना है तुमको, तो आधे टाइम तक देख रहे हो तो 1/T/2 और इंटीग्रेशन ऑफ I² dt कर दिया, ठीक है, और फिर उसका पूरे का अंडर रूट कर दिया। ये तुम लोग चाहो तो खुद से करके देख सकते हैं, फाइनली सॉल्व करके I0/√3 आ जाएगा, ठीक है। तो जब भी मेरा स्ट्रेट लाइन टाइप के ऐसे फंक्शंस जा रहे होंगे, ओरिजिन से पासिंग स्ट्रेट लाइन टाइप के, उसकी मिरर इमेजेस आगे चल रही है, तो हमेशा वो I0/√3 आएगा उसका RMS। ध्यान रख सकते हैं इस बात को, ठीक है। लीनियर फंक्शन जो है उसका RMS 1/√3 टाइम्स हो जाता है, राइट, ठीक है, लीनियर यानी पासिंग थ्रू ओरिजिन टाइप का। अब इसी तरह से अगर मेरे पास मान लो कोई फंक्शन है t⁴n के फॉर्म का, यहाँ तो t⁴1 के फॉर्म का फंक्शन था ना, अब t⁴n के फॉर्म का फंक्शन है तो ये t⁴n/n+1 टाइप का उसका आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है। वो मतलब डायरेक्टली हम इस चीज को यूज कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, ये समझ में आ रहा है ना, t⁴n का इंटीग्रेशन करो t⁴n+1/n+1 आएगा, और फिर उसको t से डिवाइड करो डेफिनेट इंटीग्रल करने के बाद, तो फिर यही आ जाएगा t⁴n/n+1, ठीक है। और इस रिजल्ट को कैसे डायरेक्टली कर सकते हैं, तो I² क्या हो जाएगा, बेसिकली 4
ये वाले रिजल्ट को डायरेक्टली यहाँ पे यूज करोगे तो I0/√3 यहाँ पे डायरेक्टली आ जाएगा। कैसे? तो आई स्क्वायर क्या है मेरा, ये ठीक है, 0 से t/2। तो ये एवरेज वैल्यू लिखिए, ठीक है, ध्यान रखना आरएमएस वैल्यू नहीं लिखिए, एवरेज वैल्यू लिखिए। आई स्क्वायर की एवरेज वैल्यू निकाल रहा हूँ यहाँ पे, तो आई स्क्वायर की एवरेज वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये 0 से t/2 तक क्या आ जाएगा? हाँ, t⁻n+1। तो मैं t/2 तक लिया तो t/2 n+1 लिखा मैंने। समझ में आई बात की नहीं? सॉरी, t/2 क्योंकि यहाँ n पावर है ना स्क्वायर, तो t/2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 लिखा है, तो इससे मेरे पास I0²/3 आ गया। समझ गए कि नहीं? आई स्क्वायर की एवरेज वैल्यू I0²/3 आ गई, तो आरएमएस क्या आ जाएगा? I0/√3 आ जाएगा। आई होप दिस इज मेकिंग सेंस। ठीक है, फिर क्या लिखा? इफ द टाइम पीरियड इज फर्दर डिवाइडेड सब डिवाइडेड इनटू टू पीस वाइज फंक्शंस। मान लो t1 टाइम तक एक फंक्शन चल रहा है, t2 टाइम तक फिर दूसरा फंक्शन चल रहा है। मतलब जैसे यहाँ पे देखो, ये ऐसा चला फिर ऐसा चला फिर ऐसा चला फिर ऐसा चला, ऐसा चला फिर ऐसा चला। जैसे ऑल्टरनेटिंग टाइप के भी हो सकते हैं ना इस तरह के, जरूरी नहीं कि एक ही फंक्शन हो, पीस वाइज फंक्शन भी हो सकता है। ठीक है, तो उस केस में क्या करना है? if the time period is further divided into two piecewise functions of durations t1 and t2 such that t1 plus t2 कैपिटल T है मेरा, तो I1 RMS जो है वो T1 की RMS है और I2 RMS जो है वो T2 की RMS है। ठीक है, तो फिर कंबाइंड RMS क्या हो जाएगी मेरी? T1 इंटू IRMS1 का स्क्वायर प्लस T2 इंटू IRMS2 का स्क्वायर डिवाइड बाई T1 प्लस T2 होल का अंडर रूट। इसको सिंपली है प्रूफ, इसको डायरेक्टली फॉर्मूले में डाल के तुम प्रूव कर सकते हो, बट ये रिजल्ट डायरेक्टली यूज कर सकते हो तुम, तो टाइम बचेगा थोड़ा तुम्हारा। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, तो अभी मैं चाहता हूँ सब लोग खुद से ट्राई करो। यहाँ पे क्या है मेरे पास? एक तो ये लीनियर फंक्शन है जिसकी आरएमएस मुझे पता है कितनी होती है, I0/√3 होती है। ठीक है, और फिर जो कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन की तो वही हो जाएगी, ये इसकी तो आरएमएस 10 ही हो जाएगी, इज इट नॉट? ये तो कांस्टेंट फंक्शन ही है ना यहाँ पे, तो इसकी I0/√3 होगी, इसकी कांस्टेंट होगी। अभी इसकी टोटल ओवरऑल आरएमएस निकालो, जल्दी से करो। तो सिंपल ये है, इसका 10/√3 और इसका -10, यानी 10 ही हो गया, मॉड लेना। ठीक है, फ्लैट पार्ट के लिए 10 हो गया, तो बस। तो इसका आरएमएस इंटू इसका टाइम, ये टाइम कितना? 2 है। ठीक है, आरएमएस का स्क्वायर इंटू टाइम। ठीक है, फिर इसकी आरएमएस का स्क्वायर इंटू ये वाला टाइम, ये भी 2 यूनिट्स है, 2 यूनिट्स में टूटा हुआ हमारा टाइम पीरियड। ठीक है, डिवाइड बाय टोटल टाइम पीरियड 4 टू द पावर 1/2, तो कितना आ गया? 200/3 का अंडर रूट आ जाता है सॉल्व करके, विच इज 8.16 एम्पियर आ जाएगा डेसिमल्स में कैलकुलेट करोगे। क्लियर हुआ आरएमएस? अभी एक और क्वेश्चन है, वापस इसका आरएमएस निकालना है। इसमें क्या हो रहा है? ये ऐसे जा रहा ग्राफ, फिर फ्लैट सेक्शन में, फिर उसके बाद फिर ऐसे जा रहा, फिर फ्लैट सेक्शन में, फिर। ठीक है, अभी इसकी आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करो जल्दी से। ये डायरेक्ट ही है वापस, इसमें इस पार्ट का तो तुम्हें पता है 1/√3 हो जाएगा लीनियर फंक्शन, और फ्लैट का V0/2 हो जाएगा, तो बस वही फॉर्मूले में डाल दिया। तो V1 स्क्वायर इंटू T1 प्लस V2 स्क्वायर इंटू T2 डिवाइड बाई V1 प्लस V2, और पूरे का पावर हाफ, तो ये आ गया √7/24 V1। सिनुसॉइडल फंक्शन की मेरे को आरएमएस निकालनी है। सिनुसॉइडल मतलब साइन एक्स या साइन टी और कॉस टी टाइप के जो फंक्शंस है। तुमको पता है कि जो क्वार्टर साइकिल का आरएमएस होगा वही पूरे का आरएमएस होगा। क्यों? क्योंकि देखो, ये वाले पार्ट में अगर साइन एक्स का अगर मैं ग्राफ देता हूँ, साइन टी का ग्राफ देखता हूँ, तो लेफ्ट हाफ और राइट हाफ तो सिमेट्री की है, और उसके बाद फिर जो मॉड लोगे तो उसमें भी वही चलेगा, इज इट नॉट? तो ये 4 क्वार्टर साइकिल्स एक जैसी हैं, इज इट नॉट? तो एक क्वार्टर साइकिल का हम अगर आरएमएस निकाल लेंगे तो वही मेरी पूरी साइकिल का आरएमएस हो जाएगा। समझ में आई बात की नहीं? तो 0 से t/4 तक ही आरएमएस निकाल लेते हैं। ये समझ में आ रहा है ना? कॉमन सेंस की बात है, लॉजिक से देखो, एरिया 4 टाइम्स हो जाएगा, 0 से t तक इंटीग्रेट करोगे तो 0 से t/4 तक इंटीग्रेट कर लो, उससे अच्छा। ठीक है, तो क्या लिखा क्वेश्चन है? फाइंड द आरएमएस वोल्टेज फॉर द शोन क्वार्टर साइकिल, द वोल्टेज फंक्शन V0 sin ओमेगा t, हेंस आल्सो फाइंड द आरएमएस फॉर द एंटायर साइकिल। जल्दी से करो इसको। ये वैसे कॉमन सेंस से कर सकते हो इसको, तुम्हें पता है कि ये वेव्स में कई बार मैंने बोला था कि साइन स्क्वायर थीटा की एवरेज वैल्यू हाफ होती है कॉस, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, और जो साइन स्क्वायर थीटा की एवरेज वैल्यू होगी वही कॉस स्क्वायर थीटा की एवरेज वैल्यू होगी, यानी दोनों की एवरेज वैल्यू हाफ हाफ होंगी। तो अभी ये V0 sin ओमेगा t है, तो एवरेज वैल्यू V0 square/2 होगी, तो आरएमएस क्या होगी? V0/√2 हो जाएगी। और नहीं तो चाहो तो इंटीग्रेट कर लो। तो क्या किया? एंटायर साइकिल कैन बी फॉर्म यूजिंग द 4 पीसेज ऑफ द शेडेड एरिया। ऐसे शेडेड एरिया के 4 पीस लगा के ऐसी साइकिल बना सकते हैं। तो आरएमएस शेडेड एरिया का जो होगा वो पूरी साइकिल का होगा। तो वो आरएमएस की डेफिनेशन से चलते हैं, तो टाइम पीरियड तो हो जाएगा मेरा 2π/ω, तो 1 अपॉन टाइम पीरियड 2 ω/π, 0 से π/2 ओमेगा तक इंटीग्रेट कर रहे हैं। ठीक है, ओके। और V0 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t, इनफैक्ट यहाँ पे मेरे को क्या करना चाहिए था? 2π/ω की जगह मेरे को उसका 1/4 लेना है, इंटू 1/4। बिल्कुल सही लिखा है, क्योंकि फिर इसीलिए 2 ω/π लिखा है। ये बेसिकली 1/4 साइकिल का रेसिप्रोकल लिखा हुआ। ठीक है,
वी नॉट साइन ओमेगा टी का स्क्वायर डी टी 0 से पाई बाय 2 ओमेगा इंटीग्रेट करना, अब इंटीग्रेट करना तो सबको आता है, डबल एंगल में लेके जाओगे cos 2 थीटा में, फाइनली सॉल्व करके ये वी नॉट बाय रूट 2 आ जाएगा। ठीक है, तो आरएमएस वोल्टेज इज वी नॉट बाय रूट 2, और शेडेड पार्ट का जो आरएमएस है वही मेरा पूरी साइकिल का भी आरएमएस है। मैंने 2 के लिए बोला था पीस वाइज, यहाँ पे 4 पीस वाइज इंटरवल के लिए भी वही फॉर्मूला हमारा एक्सटेंड कर सकते हैं, v1 स्क्वायर t1 प्लस v2 स्क्वायर t2 प्लस v3 स्क्वायर t3 प्लस v4 स्क्वायर t4 होल थिंग डिवाइड बाय t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4 होल टू द पावर हाफ। ठीक है, एन टाइप के सेगमेंट्स हैं, एन डिफरेंट टाइप के सेगमेंट्स हैं, तो उसमें भी वही आरएमएस वाला फॉर्मूला लेंगे। ठीक, सो आई होप दिस इज क्लियर, आया समझ में। इसके बाद हम लोग बात करते हैं रेक्टिफाइड एवरेज वैल्यू। तो रेक्टिफाइड एवरेज वैल्यू के लिए मॉड साइन थीटा लेना पड़ेगा, मॉड। तो क्या है यहाँ पे इसी क्वेश्चन में अभी क्या पूछा है, इसकी रेक्टिफाइड एवरेज वैल्यू निकालनी है, ये शेडेड पोर्शन की। ठीक है, और तो साइन, तो ये शेडेड पोर्शन की जो निकलेगी मुझे पता वही पूरे साइन फंक्शन की भी हो जाएगी। ठीक है, तो वही पूछा कि फिर पूरे साइन फंक्शन का भी निकालना है, तो वापस वही काम कर रहे हैं, अभी मॉड ले लिया। फायदा क्या हुआ इसको 1/4 साइकिल का, क्योंकि आगे फिर नेगेटिव भी हो रहा है, तो मॉड लेने के लिए फिर पॉजिटिव करना पड़ेगा, मॉड साइन थीटा टाइप का इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो डायरेक्टली 1/4 साइकिल का ही करते हैं कि साइन थ्रू आउट पॉजिटिव ही है, तो बस तो वी नॉट साइन ओमेगा टा 0 से पाई बाय 2 ओमेगा, और यहाँ 2 ओमेगा है, बेसिकली 1/1/4 टाइम पीरियड लिखा हो। ठीक है, तो ये कैलकुलेट करोगे तो 2 वी नॉट बाय पाई आ जाएगा, शेडेड पार्ट के लिए और एंटायर साइकिल के लिए। ठीक है, तो रेक्टिफाइड एवरेज वैल्यू की अगर तुम न्यूमेरिकल वैल्यू निकालोगे तो ये 2 बाय पाई जो होता है ये करीब 0.64 हो जाता है तुम्हारा। ठीक है, जबकि वो 1/√2 वो 0.71 के आसपास होएगा। ठीक है, तो रेक्टिफाइड एवरेज वैल्यू जो होगी कम होगी और आरएमएस वैल्यू हमेशा ज्यादा होगी, समझ गए। आरएमएस वैल्यू विल बी मोर देन रेक्टिफाइड एवरेज वैल्यू। रेक्टिफाइड एवरेज वैल्यू इज स्मॉलर देन द आरएमएस फॉर सिनुसाइडल फंक्शंस। अगर टाइम पीरियड टी सब डिवाइड कर सकते हो t1 और t2 वगैरह में, तो फिर रेक्टिफाइड एवरेज वैल्यू के लिए तो सीधे सिंपल समझ गए, वेटेड मीन ले लिया, v1 इंटू टी वन प्लस वी टू इंटू टी टू डिवाइड बाई t1 प्लस t2 कर सकते हो। ठीक है, जबकि आरएमएस के लिए वो था v1 स्क्वायर इंटू टी1 प्लस वी2 स्क्वायर इंटू टी टू डिवाइड t1 प्लस t2 होल अंडर रूट। समझ में आई बात की नहीं? ठीक है, इनफैक्ट नॉट ओनली फॉर सिनुसाइडल फंक्शन, कोई और भी फंक्शन होगा तो भी हमारा जो क्या कहते हैं रेक्टिफाइड एवरेज वैल्यू छोटा ही आएगा। जो अपना आरएमएस है वो इनइक्वालिटी होती है ना, क्वाड्रेटिक मीन इज मोर देन द अरिथमेटिक मीन। ठीक है, और वैसे ही पॉजिटिव कर लेते हैं। ठीक है, नेगेटिव तो साथ में लेना ही नहीं, सारी पॉजिटिव क्वांटिटीज है तो ये हमेशा ही ट्रू होगा। ठीक है, क्लियर। चलो तो फिर एक और करो जल्दी से, क्वेश्चन क्या पूछा है, रेक्टिफाइड एवरेज वैल्यू निकालनी इस तरह से मेरी। बाय द वे दिस इज कॉल्ड द हाफ वेव रेक्टिफायर का आउटपुट। हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है, जैसे मेरी अगर ऐसे मेरी ऑल्टरनेटिंग करंट होती है तो उसमें जो नेगेटिव साइकिल्स उनको कट ही कर देता है हाफ वेव रेक्टिफायर, जैसे डिवाइस कॉल्ड हाफ वेव रेक्टिफायर। तो इनपुट उसका ऐसे ऐसे होता है तो आउटपुट उसका ऐसा हो जाता है, आउटपुट वेवफॉर्म ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो हाफ वेव रेक्टिफायर का ये मान लो ऐसे करके आउटपुट आ रहा है और पीक वैल्यू 10 वोल्ट है, तो इसकी मुझे रेक्टिफाइड एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू जल्दी से कैलकुलेट करो इसकी। हाँ, तो डायरेक्ट ही है, इतने पार्ट के लिए वी नॉट बाई रूट 2 है आरएमएस और इतने पार्ट के लिए 0 है। रेक्टिफाइड एवरेज वैल्यू इसके लिए 2 बाई पाई है और इसके लिए 0। तो आरएमएस के लिए वही लगा दिया, v1 स्क्वायर इंटू टी1 प्लस वी टू स्क्वायर इंटू टी टू डिवाइड बाई v1 प्लस v2। तो ये समझ गया ना, ये पाई और ये पाई चल रहा है। ठीक है, और टोटल टाइम पीरियड 2 पाई होगा, तो बस इसी को कैलकुलेट कर लिया तो ये वी नॉट बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रख सकते हैं इस बात को कि जो जनरल साइन वेव है उसका वी नॉट बाई रूट 2 होता है, और हाफ वेव रेक्टिफायर का जो होता है वो वी नॉट बाई 2 हो जाता है। ठीक है, ये सेमीकंडक्टर्स में पर्टिकुलरली रेक्टिफायर्स में हम लोग बात करेंगे, तो ये मालूम होना चाहिए। ठीक है, और रेक्टिफाइड एवरेज वैल्यू तो सीधे ठीक है, v1 t1 plus v2 t2 divided by v1 plus v2, तो v नॉट बाय पाई। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी। इसके बाद हम लोग बात करते हैं फेजर एडिशन ऑफ सिनुसॉइडल क्वांटिटीज, यानी ये जैसे एसएचएम में किया था ना, फेजर्स को ऐड किया था, sin ओमेगा t प्लस 5 cos ओमेगा t प्लस 5। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे करंट्स और वोल्टेजेस को ऐड करना पड़ सकता है। कैसे, मान लो एक जनरेटर है उसका v नॉट cos ओमेगा t प्लस 30 डिग्री है, दूसरा जनरेटर है उसका v नॉट cos ऑफ ओमेगा t प्लस 50 डिग्री है लेटर से। अब ये दोनों जनरेटर्स मान लो सीरीज में लगा दिए, तो नेट वोल्टेज क्या हो जाएगा, इसका वोल्टेज प्लस इसका वोल्टेज। समझ में आई बात की? तो फिर वो क्या हो जाएगा, फेजर सम हो जाएगा। जैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन में भी हम करते थे कि टेबल भी ऑसिलेट करा, टेबल के रिलेटिव ब्लॉक भी ऑसिलेट करो, उसी तरह की बात है। ठीक है, या दो जनरेटर्स अपना अपना करंट सप्लाई करे किसी लाइन में, एक की वजह से आई नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस 5 है, दूसरे की वजह से I2 cos ओमेगा टी प्लस 5 है, तो नेट करंट कितना होगा, तो दोनों को ऐड करना पड़ेगा सुपर पोजिशन से। समझ में आई बात के लिए? ठीक है, तो क्या लिखा, just as during our study of SHM we represent sinusoid displacements by phasors, similarly here we can represent sinusoidal voltages and currents using phasors। तो I नॉट cos ओमेगा टी प्लस 5 है, तो क्या क्या मान सकते हो कि एक ऐसा फेजर है जिसका लेंथ तो I नॉट है और वो ओमेगा से एंटी क्लॉकवाइज घूमे जा रहा है, और स्टार्ट कहां से हुआ है, 5 एंगल से स्टार्ट हुआ, तो दिख रहा है इसका हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा, cos ओमेगा टी प्लस 5 आ जाएगा। समझ में आ रही बात की नहीं?
जैसे एसएचएम है बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे करंट का फेजर है घूमे जा रहा है, समझ गए? उसी ओमेगा से करंट का फेजर हमारा घूमे जा रहा है, या फिर वोल्टेज का फेजर हो सकता है घूम रहा हो, ठीक है? तो क्या लिखा, वी कैन रिप्रेजेंट sinusoidal currents and voltages using phasors. For example, current I naught cos omega t plus phi can be represented as shadow of a rotating vector which started from an angle phi with x-axis. ठीक है? Just like phasor addition in SHM, here also we can add the phasors. For example, यहाँ पे देखो ये फिगर से समझ में आ रहा है, अगर I1 मेरा है, by the way, small केस और कैपिटल केस में मैं कन्वेंशन यूज कर रहा हूँ थ्रू आउट माई नोट्स। स्मॉल केस का मतलब है इंस्टेंटेनियस वैल्यू और कैपिटल केस का मतलब है एम्पलीट्यूड, ठीक है? तो स्मॉल I1 इज कैपिटल I1 cos ओमेगा t प्लस I1, तो ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू और ये एम्पलीट्यूड हो, तो ये कैसे होगा, ये फेजर ये वाला रिप्रेजेंट हो गया, समझ गए? I1 से phi1 t इक्वल टू 0 पे फेजर दिखा रहे हैं, और उसके फेजर तो लगातार घूमते जा रहे हैं, तो किसी ना किसी पर्टिकुलर टाइम पे तुम्हें दिखाना पड़ेगा फेजर्स, तो कन्वेंशन से हम t इक्वल टू 0 पे दिखाते हैं, समझ गए कि नहीं? हैरी पॉटर वाली किताब तो है नहीं कि लगातार घूमता हुआ दिखा दें, तो t इक्वल टू 0 पे फेजर्स दिखाते हैं हम लोग, समझ गए? तो ये I1 का फेजर है phi1 एंगल पे, I2 का फेजर है phi2 पे, तो नेट क्या हो जाएगा? नेट तुम्हें पता है कि हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन सिंपली अलजेब्रिकली ऐड हो जाती है, वेक्टर्स की हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन तो सिंपली ऐड हो जाती है, उसमें कोई ट्रायंगल थोड़ी ना लगता, तो बस तो इनका वेक्टर सम ले लो और उसका फिर डायरेक्टली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देख लो, वो मेरा नेट हो जाएगा इंस्टेंटेनियस वैल्यू, ठीक है? तो क्या आएगा, यहाँ पे कोसाइन रूल से हम ऐड कर सकते हैं या पैरेललोग्राम लॉ कह लो, तो क्या आएगा, नेट करंट जो आएगा I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर प्लस 2I1 I2 cos ऑफ डेल्टा फाई, और डेल्टा फाई इज दिस एंगल, समझ में? पैरेललोग्राम लॉ से, तो ये तो मेरा करंट का एम्पलीट्यूड आ जाएगा, नेट करंट का एम्पलीट्यूड। इसके अलावा इसका फाई, इसका कुछ फेज एंगल भी होगा हॉरिजॉन्टल से, तो वो फेज एंगल कैसे निकलेगा, तो तुम ये देख सकते हो, इसकी वर्टिकल प्रोजेक्शन होगी I1 sin phi1, इसकी वर्टिकल प्रोजेक्शन होगी I2 sin phi2, तो नेट वर्टिकल क्या हो जाएगा, I1 sin phi1 प्लस I2 sin phi2, और नेट हॉरिजॉन्टल क्या हो जाएगा, I1 cos phi1 प्लस I2 cos phi2, तो इसका मतलब क्या, tan phi क्या हो जाएगा, I1 sin phi1 प्लस I2 sin phi2 डिवाइड बाय I1 cos phi1 प्लस I2 cos phi2, तो ये मेरा नेट एंगल आ गया। अब एम्पलीट्यूड भी पता चल गया, इनिशियल एंगल भी पता चल गया, तो टोटल करंट पता चल गया। आया समझ में कि नहीं, फेजर एडिशन कैसे करनी है, ठीक है? इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि एलसीआर सर्किट्स में और हमारे मैकेनिकल सर्किट्स के अंदर, यानी मैकेनिकल सिस्टम्स के अंदर क्या एनालॉजी है। इसकी बात मैं पहले भी कर चुका हूँ, यहाँ पे फिर से तुम देखोगे कि वही सेम एनालॉजी दोबारा से एम्फेसाइज हो रही है। याद करो मैंने क्या बताया था, ये हम लोगों ने इंडक्टेंस के अंदर देखा था, एलआर सर्किट्स में बात की थी या एलसी सर्किट्स में बात की थी। तो इंडक्टर किसके बराबर था, मास का इक्विवेलेंट था, राइट? इंडक्टर वाज इक्विवेलेंट टू मास एंड रेजिस्टर वाज इक्विवेलेंट टू द डैम्पर। रेजिस्टर, हाँ रेजिस्टर जो है डैम्पिंग के इक्विवेलेंट हो जाता है, एक वो अभी यहाँ पे दिखेगा, इनफैक्ट वहां पे शायद नहीं दिखाया था। और कैपेसिटर जो होता है वो 1 अपॉन स्प्रिंग कांस्टेंट, या फिर स्प्रिंग कांस्टेंट जो है 1 अपॉन कैपेसिटेंस का एनालॉग हो जाता है, ठीक है? तो वही चीज हम यहाँ पे अभी दोबारा देख सकते हैं। देखो ये जो फिगर है मैंने एज इट इज जो तुम्हारा डैम्प्ड ऑसिलेशंस के नोट्स थे उसी से मैंने एज इट इज कॉपी की हुई है यहाँ पे। तो इसकी याद करो क्या इक्वेशन बनती थी हमारी डैम्प्ड ऑसिलेशंस में, दैट वाज mx डबल डॉट प्लस bx डॉट प्लस kx इक्वल टू f नॉट cos ओमेगा t, यही आती थी ना इक्वेशन। अब यहाँ पे मान लो मेरा एलसीआर सर्किट है, बाय द वे कभी भी जनरेटर मैंने दिखा रखा है, तो जनरेटर के ऊपर हमेशा एक प्लस और माइनस साइन बनाना चाहिए, कई बार नहीं बनाते हैं बट बनाना क्यों चाहिए, क्योंकि v नॉट cos ओमेगा t विद रिस्पेक्ट टू व्हाट पोलैरिटी, मतलब t इक्वल टू 0 पे मुझे पता है इस जनरेटर का v नॉट है, लेकिन v नॉट मतलब राइट टर्मिनल हायर या लेफ्ट टर्मिनल हायर, समझ में ये बात की नहीं? तो इसलिए हमेशा जनरेटर बनाते हैं, हमें पता है ऑल्टरनेटिंग है, फिर भी एक जगह प्लस माइनस लिखा रहता है, इस वो प्लस माइनस क्या बताता है कि विद रिस्पेक्ट टू दैट पोलैरिटी हमें देखना है, समझ गए कि नहीं? तो जैसे यहाँ पे ये प्लस माइनस दिखाया है, तो t इक्वल टू 0 पे v नॉट आ रहा है, तो ये प्लस v नॉट है, ये माइनस v नॉट है, समझ में ये बात करनी, हमेशा पोलैरिटी दिखानी चाहिए कि विद रिस्पेक्ट टू व्हाट पोलैरिटी, ओके? जनरेटर पे हमेशा एक प्लस माइनस दिखाया जाता है, मतलब नहीं दिखाया तो कई बार फिर क्वेश्चन ऐसा होगा जहां पे जरूरत नहीं होगी उस चीज की, बट जनरली अगर तुम्हें प्रॉपर डायरेक्शन ऑफ करंट चाहिए तो यू हैव टू राइट v नॉट cos ओमेगा t मींस व्हाट इन व्हाट पोलैरिटी, even if it alternating polarity then still you must tell at particular moment it is left to right or right to left, समझ गए कि नहीं? इसलिए प्लस माइनस लिखना चाहिए कायदे से, ठीक है? तो ठीक एनीवे, तो इसकी अभी सर्किट की इक्वेशन अगर मैं बनाऊंगा तो क्या बनेगी, देखो यहाँ पे, तो इसको इसके लिए तो लिखूंगा आई आर, इसके लिए क्या लिखूंगा एल डी आई बाई डी टी, इसके लिए क्या लिखूंगा क्यू बाई सी, एंड फिर माइनस वी नॉट कॉस ओमेगा टी इज इक्वल टू 0, यही बनेगी इक्वेशन। तो देखो इसके लिए यही लिखा आई आर प्लस एल डी आई बाई डी टी एंड प्लस क्यू बाई सी इज इक्वल टू वही माइनस ई नॉट कॉस ओमेगा टी उस तरफ ले गया, तो इज इक्वल टू ई नॉट कॉस ओमेगा टी, ठीक है? अब करंट को मैं क्या लिख सकता हूँ, करंट को मैं क्यू डॉट लिख सकता हूँ, इधर करंट को रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज लिख सकता हूँ क्या नहीं? तो करंट को अगर मैं क्यू डॉट लिख देता हूँ तो ये मेरी इक्वेशन रीअरेंज करके क्या हो जाएगी, ये तो एल क्यू डबल डॉट हो गई ये वाली इक्वेशन, राइट?
और ये क्या हो गई आर क्यू डॉट हो गई, और ये क्या हो गई 1/c इंटू क्यू, और ये ई नॉट कॉस ओमेगा टी। तो अब हम देख सकते हैं कि ये वाली जो इक्वेशन है इसका फॉर्म और इसका फॉर्म जो बिल्कुल सेम, डिट्टो, जरा सा भी फर्क नहीं है, दिख रहा है। तो टू हैव एग्जैक्टली द सेम फॉर्म, इसलिए उनकी मैथमेटिक्स एग्जैक्ट होगी। मैथ्स को थोड़ी ना पता है ये सिंबल किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, चाहे ये मास को रिप्रेजेंट करे, चाहे इंडक्टेंस को रिप्रेजेंट करे, चाहे वो चार्ज को रिप्रेजेंट करे, डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करे। आई नो दैट सॉल्यूशंस आर गोइंग टू बी सेम बिकॉज मैथमेटिक्स इज एग्जैक्टली पैरेलल, सॉल्यूशंस आर आल्सो गोइंग टू बी पैरेलल। समझ में आई बात की नहीं? ठीक है, मेकिंग सेंस? तो क्या लिखा, वी सी दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन गवर्निंग द इलेक्ट्रिकल सिस्टम हैज एग्जैक्टली द सेम फॉर्म एज द मैकेनिकल सिस्टम विद फॉलोइंग इक्विवेलेंस। इंडक्टेंस जो है मास का इक्विवेलेंट है, रेजिस्टेंस जो है वो डैम्पिंग कोएफिशिएंट का इक्विवेलेंट है, कैपेसिटेंस 1/k का इक्विवेलेंट है, ईएमएफ जो है फोर्स का इक्विवेलेंट है, और करंट जो है वेलोसिटी का इक्विवेलेंट है, और चार्ज जो है मेरा डिस्प्लेसमेंट का इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो ये 1-to-1 इक्विवेलेंस है बिटवीन द डैम्प्ड ऑसिलेशन सिस्टम एंड द एलसीआर डैम्प्ड ऑसिलेशन, मतलब वो भी डैम्प्ड ऑसिलेशंस ही है, वहां पे चार्ज ऑसिलेशंस एंड डैम्प्ड, वहां पे डिस्प्लेसमेंट ऑसिलेशंस है। ठीक है, since the equation forms are exactly the same therefore we expect the same solutions here essentially, ऐसे ही solution आएगा। the charge oscillations here follow exactly the same form as the displacement oscillations for the mechanical systems, though here in electrical systems we are generally more interested in current rather than charge। बस एक फर्क होता है, वहां पे हम अक्सर जो डैम्प्ड ऑसिलेशन पढ़ते हैं वहां पे हम बेसिकली डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम में इंटरेस्टेड होते हैं ज्यादातर, यहाँ पे चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम में जनरली नहीं इंटरेस्टेड होते, हम लोग करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम में इंटरेस्टेड होते हैं। तो वो तो बस इंजीनियरिंग की बात है कि हमको क्या वेरिएबल में इंटरेस्ट है, बट फॉर्म एक ही है, समझिए कि नहीं। हम चाहें तो यहाँ पर भी कैपेसिटर का चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकाल ही सकते हैं, करंट को इंटीग्रेट कर दो या चार्ज को डिफरेंशिएट कर दो, करंट आ जाएगा। समझ में ही बात करिए, या फिर वहां पे वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम में इंटरेस्टेड हो जाओगे तो उस पर करंट ऐसा हो जाएगा। ठीक, ठीक है। फिर क्या लिखा, जस्ट एज इन द केस ऑफ फोर्स्ड ऑसिलेशन इनिशियली द सिस्टम ऑसिलेशंस आर एराटिक। तो फोर्स्ड ऑसिलेशन में भी क्या होता है, याद करो, अभी थोड़ा सा मैं रिमाइंड करता हूँ, कुछ पता नहीं ये तुम लोगों को बोला था या नहीं बोला था, शायद आगे यहाँ पे आ जाएगा। जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसके राइट हैंड साइड को अगर हम जीरो कर देते हैं तो उसको होमोजीनियस इक्वेशन बोलते हैं। शायद मैंने बताया था, ये डैम्प्ड ऑसिलेशन में बताया था कि राइट हैंड साइड को अगर मैं जीरो कर दूंगा तो उसको होमोजीनियस इक्वेशन करते हैं कहते हैं, और उसको सॉल्व करने के लिए ई टू द पावर लैम्डा टी डालते हैं, दो रूट्स आते हैं लैम्डा 1 और लैम्डा 2, याद आया कि नहीं? और फिर हमारे तीन केसेस बनते हैं, लैम्डा 1 लैम्डा 2 डिस्टिंक्ट और रियल रूट्स हैं, या फिर रिपीटेड रूट्स हैं, और या फिर कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं। तो कॉम्प्लेक्स रूट्स के अंदर ऑसिलेटरी सॉल्यूशन आता है, डिस्टिंक्ट रूट्स आते हैं तो फिर उसको हम ओवर डैम्प सिस्टम कहते हैं, वहां पे बस मीन पोजीशन पे आके रुक जाता है, ऑसिलेट नहीं करता सिस्टम। और अगर रिपीटेड रूट्स होते हैं तो फिर उसको क्रिटिकल डैम्पिंग बोलते हैं। ये मैंने सारी बात की होगी जरूर फोर्स एंड डैम्प्ड ऑसिलेशन के टाइम पे, नहीं भी किया तो आगे कॉन्टिन्यूटी में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ठीक है, तो क्या लिखा है मैंने जल्दी से पढ़ देता हूँ। जस्ट एज इन केस ऑफ फोर्स्ड ऑसिलेशन इनिशियली द सिस्टम ऑसिलेशंस आर एराटिक। तो सॉल्यूशन के दो पार्ट होते हैं, अगर तुम देखो, अगर राइट हैंड साइड पे एफ नॉट कॉस ओमेगा टी लगाते हो तो एक पार्ट होता है सॉल्यूशन का जो होमोजीनियस इक्वेशन का पार्ट होता है, जो कि ई और माइनस टी के टाइप के टर्म्स होते हैं, और लॉन्ग टाइम के बाद वो डाई आउट कर जाते हैं, और फिर लॉन्ग टाइम के बाद देखते हैं तो बस एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है वो बच जाता है। ये सब बात फोर्स्ड ऑसिलेशन और डैम्प्ड ऑसिलेशन में बताई थी, नहीं भी याद है, बताई तो थी मैंने, याद नहीं है तो टेंशन नहीं, आगे दोबारा आ जाएगा। तो शुरू में एराटिक ऑसिलेशन होता है, और स्टेडी स्टेट में जो होता है सिस्टम भूल जाता है कि वो कहां से स्टार्ट किया था। इनिशियल कंडीशंस विल नॉट मैटर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम इन केस ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन। ठीक है, नहीं नॉट डैम्प्ड ऑसिलेशन, फोर्स्ड ऑसिलेशन में फाइनली क्या होगा, इसको इस बात से कुछ लेना देना नहीं है कि सिस्टम का इनिशियल पोजीशन क्या था, इनिशियल वेलोसिटी क्या था, इससे कुछ लेना देना नहीं होता, क्योंकि जो ट्रांजिएंट पार्ट होता है उसमें ई टू द माइनस टी के टर्म्स डाई आउट कर जाते हैं आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। तो व्हाट रिमेंस इज ओनली अ स्टेशनरी या स्टेडी स्टेट सॉल्यूशन बचता है, जो कि ऑसिलेटरी होता है बट स्टेडी स्टेट सॉल्यूशन कुछ आता है। ठीक है, तो ये लिखा, इनिशियली जो करंट है एराटिक होता है, लेटर फॉलो द स्टेडी स्टेट ऑसिलेशन ऑसिलेटरी सॉल्यूशन, बोथ द सिस्टम्स फॉलो अ सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ओके, समझ में आई बात करी? ठीक है, अब इसके बाद में थोड़ी सी मैथमेटिकल बातें करने वाले हैं थोड़ी देर के लिए। फिजिक्स की जगह हम थोड़ा मैथ्स के अंदर घुसेंगे, और मैथ्स भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, कॉमन सेंस वाली मैथ्स है। तो देखते हैं अभी सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। ठीक है, प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे प्रूफ मुश्किल नहीं है लेकिन प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम लोगों को दिख भी जाएगा प्रूफ कई जगह। तो मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन अपनी आई किस फॉर्म की थी, ax डबल डॉट प्लस bx डॉट प्लस cx इज इक्वल टू समथिंग सम फंक्शन ऑफ टाइम आएगा राइट हैंड साइड पे। ठीक है, तो मैंने क्या माना, लेट एक्स एच, एच फॉर होमोजीनियस, होमोजीनियस इक्वेशन कब बोलते हैं, जब आरएचएस जीरो होती है तो उसको होमोजीनियस इक्वेशन बोलते हैं, समझ गए। लेफ्ट हैंड साइड पे तो वैसे ही टर्म्स है, राइट हैंड साइड को अगर जीरो कर देते तो उस इक्वेशन को क्या देते,
होमोजीनियस इक्वेशन। तो मान लेते हैं एक्स एच जो है वो इस होमोजीनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, ठीक है। और मान लेते हैं एक्स पी, पी फॉर पर्टिकुलर, इज द सॉल्यूशन टू द इक्वेशन व्हेन राइट हैंड साइड पे मेरा एफ टी है, जीरो नहीं है, ठीक है। सो देयर आर टू इक्वेशंस व्हिच लुक सिमिलर बट राइट हैंड साइड का फर्क है। राइट हैंड साइड को जीरो करके जो सॉल्यूशन आ रहा है उसको मैं बोल रहा हूँ एक्स एच, एक्स ऑफ होमोजीनियस, राइट हैंड साइड को जीरो। और जब राइट हैंड साइड नॉन जीरो है तो मैं उस सॉल्यूशन को क्या बोल रहा हूँ, एक्स पी, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो फिर मैं क्या कह सकता हूँ, तो एक्स पी प्लस एक्स एच भी इसका सॉल्यूशन हो जाएगा इस इक्वेशन का। यानी इस इक्वेशन का सॉल्यूशन अगर एक्स पी है तो एक्स पी में अगर एक्स एच ऐड भी कर दूंगा तो स्टिल वो इसको सेटिस्फाई करेगा। सोच के देखो क्यों, क्योंकि तुम्हें पता है कि डेरिवेटिव ऑफ सम इज सम ऑफ द डेरिवेटिव्स, राइट। तो जैसे यहाँ पे अगर इसको एक्सपैंड करोगे, एक्स एक्स की जगह तुम डालोगे एक्स पी प्लस एक्स एच डालोगे, तो तुम्हारे पास क्या बनेगा एक्सपैंड करके, ये आ जाएगा ए एक्स एच डॉट एक्स एक्स एच डबल डॉट प्लस बी एक्स एच डॉट प्लस सी एक्स एच, एक तो ये पार्ट आएगा, और प्लस क्या आएगा, प्लस ए एक्स पी डबल डॉट प्लस बी एक्स पी डॉट प्लस सी एक्स पी, ये आएगा ना। एल एच एस को जब एक्सपैंड करोगे तो तुम्हें पता है ये टर्म तो तुम्हारा जीरो ही है होमोजेनियस वाले पार्ट से, तो इफ दिस टर्म इज जीरो दैट मींस व्हाट, ये और ये तो राइट हैंड को एनीवे सेटिस्फाई कर रहा है। समझ में आई बात की नहीं। तो अगर कोई पर्टिकुलर सॉल्यूशन है तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन में होमोजेनियस का सॉल्यूशन ऐड करेंगे तो दैट विल स्टिल सेटिस्फाई दिस। समझ में आई बात की नहीं। तो ये हमारी प्रॉपर्टी है, लीनियर डिफरेंशियल, लीनियरिटी की वजह से ये प्रॉपर्टी है, क्योंकि सम ऑफ द डेरिवेटिव इक्वल टू डेरिवेटिव सम होल्ड कर रहा है और कहीं पे भी किसी भी डेरिवेटिव का होल स्क्वायर नहीं आ रहा, क्यूब रूट नहीं आ रहा, क्यूब नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर राइट हैंड साइड जीरो करके कुछ सॉल्यूशन बना है तो राइट हैंड साइड नॉन जीरो करके जो भी सॉल्यूशन बना उसमें जीरो वाला सॉल्यूशन ऐड भी कर दोगे तो स्टिल वो नॉन जीरो वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। समझ में आई बात की नहीं, क्यों हो रहा है ऐसा। आई होप दिस इज क्लियर, मेकिंग सेंस, ठीक है। तो एक्सपी को हम क्या कहते हैं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, और वो एफ टी पे डिपेंड करेगा, जबकि यहाँ तो जीरो ही कर रखा है, तो जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा दैट विल बी डिपेंडेंट ऑन एफ टी, ठीक है। XP is called particular solution and in context of oscillatory electrical mechanical system it represents the steady state solution। जो XP आएगा उसको steady state solution कहेंगे, क्योंकि जो XH निकालोगे उसमें e to the minus t टाइप के टर्म्स होंगे, वो तुमको दिख भी जाएगा। अगर ABC सारे मेरे क्वेश्चंस पॉजिटिव हैं तो इसके जब रूट्स निकालोगे तो तुम्हारे पास क्या आएंगे, वहां पे e to the नेगेटिव एक्सपोनेंट के साथ तुम्हारे टर्म्स आएंगे जो भी करोगे, e to the नेगेटिव टी ई टू द माइनस लैम्डा 1t और माइनस लैम्डा 2 टाइप के टर्म्स आएंगे जो कि टाइम के साथ डिके कर जाएंगे, हमेशा ऐसा होगा, ठीक है। तो एक्सएच जो होता है वो एक्सपोनेंशियल डिकेइंग टर्म होता है। ये सारी वापस डैम्प्ड ऑसिलेशन में हमने बात की थी, बाकी अभी भी समझ में आ ही रहा होगा कि मतलब जो इक्वेशन बनाओगे कैरेक्टरिस्टिक समझ में आ रहा है कि नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो इक्विवेलेंट बनाते हो। फिर क्या लिखा मैंने, लेट x1 of t be the solution to the differential equation ax डबल डॉट प्लस bx डॉट प्लस cx is equal to f of t। राइट हैंड साइड को ft रख के मान लो x1 सॉल्यूशन आता है मेरा, ठीक है, और राइट हैंड साइड को gt रख के मेरा x2 सॉल्यूशन आता है। तब मैं एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ कि अगर राइट हैंड साइड पे मेरा ft प्लस gt का समेशन हो जाए तो मेरा सॉल्यूशन क्या होगा। तो ये देख पा रहे हो कि x1 प्लस x2 सीधे सॉल्यूशन हो जाएगा, बिकॉज ऑफ वंस अगेन बिकॉज ऑफ लीनियरिटी। क्यों, क्योंकि ax1 डबल डॉट प्लस bx1 डॉट प्लस cx1 वो मेरे ft को इक्वेट कर देगा, और फिर ax2 डबल डॉट प्लस bx2 डॉट प्लस cx2 वो मेरा क्या है, gt को इक्वेट कर देगा। समझ में आई बात की नहीं। तो राइट हैंड साइड पे अगर सम है दो फंक्शंस का ft प्लस gt है, और ft के करस्पॉन्डिंग सॉल्यूशन मेरा x1 है और gt के करस्पॉन्डिंग मेरा x2 है, तो ft प्लस gt के करस्पॉन्डिंग सॉल्यूशन सीधे क्या हो जाएगा, वो x1 प्लस x2 हो जाएगा। आई होप दिस इज मेकिंग सेंस। once again why it is like that, because sum of the derivative is equal to derivative of the sum and there is no whole square, तो 2ab टाइप के टर्म्स कोई आने वाले नहीं है। ये दिस इज एक्सक्लूसिव टू द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, समझ गए, हमेशा ऐसा होगा। समझ में आई बात की नहीं, ठीक है। तो यही लिखा हुआ है। तो x1 अगर इसका सॉल्यूशन है, x2 अगर इसका सॉल्यूशन है, तो x1 प्लस x2 किसका सॉल्यूशन हो जाएगा, अगर राइट हैंड साइड पे मैं ft प्लस gt लिख दूं तो, ठीक है। फिर x1 एंड x2 आर पर्टिकुलर सॉल्यूशंस और स्टेडी स्टेट सॉल्यूशन, ठीक है। पर्टिकुलर सॉल्यूशंस के साथ हम हमेशा ऐसा कर सकते हैं। आई होप दिस इज मेकिंग सेंस, क्लियर है, ठीक है। हाँ, इनफैक्ट ना केवल x1 प्लस x2 हो जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस xh भी हो जाएगा, बट वो xh मैंने पहले इसलिए नहीं बोला था क्योंकि जनरली हम स्टेडी स्टेट सॉल्यूशंस में हम लोग इंटरेस्टेड रहते हैं। तो स्टेडी स्टेट सॉल्यूशन में xh जो है एनीवे डाई आउट कर जाता है, xh हमेशा e टू द पावर माइनस t के टर्म्स होते हैं उसकी, तो लॉन्ग टाइम के बाद xh एनीवे खत्म हो जाता है, खाली xp बचता है हमारा, ठीक है, लॉन्ग टर्म के बाद। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी, इसमें फर्दर तो कुछ नहीं है ना डिस्कशन। तो ये लीनियरिटी की प्रॉपर्टी है। अब ये लीनियरिटी की प्रॉपर्टी की बात क्यों कर रहा हूँ, एक्चुअली क्या है,
नॉर्मली तो हमारा राइट हैंड साइड जो है एफ नॉट कॉस ओमेगा टी या एफ नॉट साइन ओमेगा टी टाइप का रहेगा। अब प्रॉब्लम क्या है, जो एक्सपोनेंशियल ये सॉरी जो सिनुसॉइडल फंक्शंस होते हैं उसके डेरिवेटिव में साइन का कॉस हो जाता है, कॉस का साइन हो जाता है, मतलब सेम फंक्शन वापस लौट लौट के नहीं आता रहता है। लेकिन ई टू द पावर एक्स में क्या होता है, उसके डेरिवेटिव में ई टू द पावर टी बार बार लौट के आते रहता है, सेम टाइप का फंक्शन। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मेरे को निकालना है सॉल्यूशन राइट हैंड साइड पे एफ नॉट कॉस ओमेगा टी करके, लेकिन मैं रखूंगा क्या, मुझे सॉल्यूशन चाहिए एफ नॉट कॉस ओमेगा टी के लिए। तो मैं क्या करूंगा, इंस्टेड ऑफ पुटिंग राइट हैंड साइड एज एफ नॉट कॉस ओमेगा टी, मैं क्या पुट कर दूंगा, राइट हैंड साइड पे एक फंक्शन में कॉम्प्लेक्स फंक्शन कैसा बना दूंगा, एफ नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस आयोटा टाइम्स एफ नॉट साइन ओमेगा टी कर दूंगा मैं। समझ गए कि नहीं, मुझे सॉल्यूशन एफ नॉट कॉस ओमेगा टी के चाहिए। तुम सोच रहे हो फायदा क्या हुआ इसमें, और इसको गंदा क्यों कर दिया, राइट हैंड साइड खाली एफ नॉट कॉस ओमेगा टी ज्यादा अच्छी लग रही थी, इसमें प्लस आयोटा इनटू साइन ओमेगा टी क्यों कर दिया ऐड। तो होगा क्या, अभी हम लोग ऑयलर फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं, ई टू द पावर आयोटा थीटा जो होता है वो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा हो जाता है। तो हुआ क्या, कॉस एफ नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस आयोटा टाइम्स एफ नॉट साइन ओमेगा टी करने से राइट हैंड साइड सीधे एक्सपोनेंशियल हो गया, एफ नॉट ई टू द पावर जे ओमेगा टी बन गया। समझ में आई बात की नहीं। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन के जो डेरिवेटिव्स होते हैं वो एक्सपोनेंशियल में ही चलते रहते हैं, सिंपल डेरिवेटिव्स होते हैं। तो अभी तुमको समझ में आएगा कि फायदा क्या हो, अभी मैं कॉन्क्रीट करने वाला हूँ, थोड़ी सी देर रुको, उनको समझ में आएगा कि इससे बहुत काम आसान हो जाएगा। और हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन जो होगी वो हमारी क्या है, वो हमारी अलजेब्रिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। अभी थोड़ा सा आई लेट्स गिव यू अ हिंट, ठीक है, नहीं समझ में आया तो टेंशन में मत आना। सोच के देखो, अगर मेरा x जो है ये e टू द पावर j ओमेगा t टाइप का फंक्शन है, लेटर से j मैं आयोटा को बोल रहा हूँ, तो जब x डबल डॉट करोगे तो उसमें क्या है, e टू द पावर j ओमेगा t बाहर आएगा और अंदर क्या है, j ओमेगा का स्क्वायर आएगा, क्योंकि एक बार डेरिवेटिव लोगे तो j ओमेगा बाहर उतरेगा e टू द पावर j ओमेगा t में से, फिर एक और बार डेरिवेटिव लोगे तो एक और बार j ओमेगा बाहर उतरेगा। तो इसका मतलब क्या है, j स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर और इनटू e टू द पावर j ओमेगा t वापस आ जाएगा, इज इट नॉट। तो जो सेकंड डेरिवेटिव ऑफ x है, दिस इज नथिंग बट माइनस j ओमेगा का स्क्वायर इनटू x इटसेल्फ, राइट। इसी तरह से जो फर्स्ट डेरिवेटिव है x का, ये क्या हो जाएगा, ये j ओमेगा इनटू वापस x इटसेल्फ, और जो थर्ड टर्म है ये तो x है ही है। तो इस पूरी इक्वेशन में से क्या होगा, x कॉमन बाहर आ जाएगा और अंदर में कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट होगा हमारे पास, j ओमेगा का स्क्वायर प्लस j ओमेगा प्लस सम कांस्टेंट। तो ये दिख रही है पूरी की पूरी इक्वेशन, राइट हैंड साइड में एक सीधे कॉम्प्लेक्स टाइम का फंक्शन होगा और लेफ्ट हैंड साइड पे क्या होगा, x बाहर है और अंदर में मेरे पास क्या है, एक कांस्टेंट कॉम्प्लेक्स फंक्शन है। तो डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास एक झटके में x की वैल्यू आ जाएगी, x की कॉम्प्लेक्स वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, उसका रियल पार्ट ले लूंगा तो मेरा रिक्वायर्ड सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, अभी देखना ये बहुत मजा आने वाला है इसके अंदर, देखते जाओ कैसे होते जाएगा। ठीक है, सो जस्ट आई वांट योर केयरफुल अटेंशन, और यू विल सी दैट हाउ मतलब दिस कैन बी सॉल्व्ड ब्यूटीफुली यूजिंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो वो देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले ऑयलर फॉर्मूला इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, वैसे तो तुम लोगों को शायद मालूम हो, नहीं भी मालूम है तो अभी मैं इंट्रोड्यूस कर दे रहा हूँ। So in this chapter we have seen phasors which are physical quantities of the form a cos omega t plus phi. To represent such quantities we can also use complex numbers about which you will study in the great detail. मैथ्स में तुम लोगों का आ ही जाएगा, इनफैक्ट 23 मई से तुम लोगों का कॉम्प्लेक्स नंबर मैथ्स में भी शुरू हो जाएगा। मैं तुम लोगों को उसके पहले थोड़ा सा हिंट्स डाल दूंगा कॉम्प्लेक्स नंबर्स के, ठीक है। बाकी डिटेल में तो तुम लोगों को मैथ्स में कराएंगे बहुत ज्यादा, you'll go to town with it। हम लोगों को बस एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सीखना है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं करेंगे कॉम्प्लेक्स में, ठीक है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीजें नहीं करती है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में। तो यहाँ पे क्या है, मैं तुमको बस सिर्फ थोड़ा सा वर्किंग नॉलेज दे दूंगा। तो हम क्या कहते हैं, रूट ऑफ -1 को हम प्रपोज कर देते हैं कि आयोटा है, ठीक है, गॉस ने प्रपोज कर दिया, बस रूट ऑफ -1। वैसे तो तुम लोग सोचते हो कि यार क्या होगा, कुछ कुछ तो होगा, उसका नाम हमने दे दिया क्या, रूट ऑफ -1 को हमने आयोटा बोल दिया। बाय द वे आयोटा को हम लोग फिजिक्स वाले हमेशा जे से रिप्रेजेंट करते हैं, इंजीनियर्स भी हमेशा जे से रिप्रेजेंट करते हैं कि आई करंट के लिए रिजर्व होता है, ठीक है। मैथमेटिक्स वाले हमेशा आयोटा को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको करंट में डील नहीं करना होता है। समझ गए। तो इसको रूट ऑफ -1 को हम जे बोल देंगे, जो कि एक इमेजिनरी नंबर है, but still introduction of this number greatly simplifies many real problems as we shall see in this chapter. The first formula that we need here is Euler's formula। तो e to the power j थीटा क्या होता है मेरा, cos थीटा प्लस j sin थीटा, ठीक है। ये कहां से आ रहा है, इसको वेरीफाई करने का एक तरीका तो सीधे तुमको sin थीटा की सीरीज पता है, तुमको cos थीटा की सीरीज पता है और तुमको e to the power x की सीरीज पता है, बताया था ना मैंने बेसिक मैथ्स में, सीरीज एक्सपेंशंस। sin x का सीरीज एक्सपेंशन पता है, cos x का सीरीज एक्सपेंशन पता है, तो राइट हैंड साइड का एक्सपेंशन कर दो और लेफ्ट हैंड साइड का एक्सपेंशन कर दो, सीरीज एक्सपेंशन तो तुम्हें दिख जाएगा कि टर्म फॉर टर्म दिस थिंग्स आर इक्वल, ठीक है। तो बस तो ये, लेकिन मैं अभी डायरेक्टली यूज करूंगा, ठीक है। दिस फॉर्मूला कैन बी रेडली वेरीफाइड इफ यू नो द सीरीज फॉर sin थीटा, cos थीटा एंड e to the power थीटा।
Using this Euler formula, we can get an elegant way of expressing sinusoidal quantities. For example, suppose मेरा v है v naught cos omega t plus 5, तो मैं इसको क्या कह सकता हूँ? We can always write v as real part of some complex voltage, where that complex voltage is given as v complex is v naught e to the power j omega t plus 5. समझ में आई बात कि नहीं? इस वोल्टेज को क्या लिख सकता हूँ? This is nothing but real part of the complex voltage, और वो complex voltage क्या है? v naught e to the power j omega t plus 5. सोचो, e to the power j omega t plus 5 क्या हो जाएगा? cos omega t plus 5 plus iota times sin omega t plus 5. तो उसके दो टुकड़े हैं जिसमें से एक टुकड़ा मेरा रिक्वायर्ड टुकड़ा है। तो जब री लिखते हैं ये इस तरह से, इसका होता है रियल पार्ट ऑफ दैट, ठीक है, वेयर v इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन एज दिस, और रियल ऑपरेटर है, इट्स एन ऑपरेटर व्हिच रिटर्न्स द रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। आई होप इतना तक तो समझ में आया होगा सभी को, इसमें कोई डिस्कशन तो नहीं है? क्लियर सो फार? तो क्या लिखा मैंने? इट कैन बी रेडली सीन फ्रॉम ऑयलर्स फार्मूला दैट v इक्वल टू v नॉट इनटू j ओमेगा t प्लस 5। इसको क्या लिखोगे? v नॉट cos of omega t plus 5 plus j times sin omega t plus 5। तो इसका रियल पार्ट क्या है? रियल पार्ट तो यही है हमारा। तो मेरे को सॉल्व तो करना है किसी रियल वोल्टेज के लिए, लेकिन मैं क्या करूंगा, एक कॉम्प्लेक्स वोल्टेज के लिए सॉल्व करूंगा और उससे मेरा सॉल्यूशन आसानी से हो जाएगा। वो कैसे होगा अभी वो देखते जाते हैं, ठीक है। तो अब मेरा क्या है यहाँ पे अगले सेक्शन में पढ़ने वाला हूँ, क्या हाउ डज द ऑयलर फॉर्मूला हेल्प सेकंड ऑर्डर सॉल्व सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व करने में मदद मिलेगी वो अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। कंसीडर द डिफरेंशियल इक्वेशन mx डबल डॉट प्लस cx डॉट प्लस kx इक्वल टू f नॉट cos ओमेगा t। मान लो इसको मेरे को सॉल्व करना है, ठीक है। तो instead of solving this equation we make a similar looking allied equation in a complex variable x। मैं कोई और नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, x के ऊपर ये लगा हुआ, इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है, ठीक है, समझ गए। x है और x से रिलेटेड एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल जिसका रियल पार्ट ये x है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक एलाइड इक्वेशन बनाई इन सम कॉम्प्लेक्स नंबर x टिल्डा, ठीक है। तो ये इक्वेशन क्या दिखेगी हमारी, mx डबल डॉट प्लस cx ये x टिल्डा डॉट प्लस kx टिल्डा इज इक्वल टू, यहाँ पे फोर्स को भी मैंने कॉम्प्लेक्स कर दिया विच इज f नॉट cos ओमेगा t प्लस j टाइम्स f नॉट sin ओमेगा t। मैंने क्या किया, राइट हैंड साइड को चेंज कर दिया, समझ गए। तो now RHS of this equation has an extra exciting function which is complex। exciting function मतलब ऐसे नहीं कि excitement होगा, बोलते हैं इसको exciting function, यानी forcing function को exciting function भी कहते हैं, ठीक है। stop that, wow f not sin omega t आ गया, ऐसा नहीं, ठीक है। these are called excitation functions। we are exciting the system and we are studying the response to the excitation, ठीक है, ओके। तो इसमें क्या है, एक एक्स्ट्रा एक्साइटिंग फंक्शन आ गया हमारा, क्या कहाँ गया, एक्स्ट्रा एक्साइटिंग फंक्शन विच इज कॉम्प्लेक्स। तो ये एक्स्ट्रा कॉम्प्लेक्स फंक्शन मेरे पास आ गया। दस ड्यू टू सुपरपोजिशन द सॉल्यूशन ऑफ एक्स टिल्डा जो मेरा, इट विल हैव टू पार्ट्स, a real part corresponding to f naught cos omega t and a complex part corresponding to j f naught cos omega t, j f naught sin omega t होना चाहिए, सॉरी यहाँ पे मेक दैट करेक्शन, दिस शुड बी sin omega t। अभी सॉल्यूशन में दो पार्ट्स आ जाएंगे ना हमारे, ठीक है, क्योंकि राइट हैंड साइड पे मैंने इक्वेशन मॉडिफाई कर दिया, तो सॉल्यूशन में भी दो पार्ट्स आएंगे। अब जो रियल पार्ट के करस्पॉन्डिंग है वो रियल वाली इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है वो कॉम्प्लेक्स वाली इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। अभी देखा था ना हमने सुपरपोजिशन ऑफ द टू सॉल्यूशंस। तो एक सॉल्यूशन होगा जेएफ नॉट साइन ओमेगा टी वाले के करस्पॉन्डिंग और एक होगा एफ नॉट कॉस ओमेगा टी वाले। तो जो भी सॉल्यूशन आ रहा है उसका रियल पार्ट मेरा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, समझ में आया कि नहीं, ठीक है। Thus, if we can find x tilde, we can easily evaluate x as real part of x tilde। उसका real part ले लेंगे, वो हमारा solution हो जाएगा। Now you may still be wondering that all this is fine, but still how does it help? इससे फायदा क्या होने वाला है? तो अब देखते जाओ। I want your full attention, magic होने वाला है, ठीक है, देखते जाओ। So here comes the beauty. We will see that Euler's formula reduces the differential equations to algebraic equation। मतलब क्या है, x टिल्डा जो है, मान लो वो कैपिटल X e टू द पावर j ओमेगा t प्लस डेल्टा है, तो x टिल्डा का डॉट क्या हो जाएगा, वो j ओमेगा x e टू द पावर j ओमेगा t प्लस डेल्टा हो जाएगा। समझ में आ रही बात की नहीं? डिफरेंशिएट करोगे तो j ओमेगा बाहर आएगा, यही थोड़ी देर पहले जो मैं बात बोल रहा था। तो ये क्या हो गया, j ओमेगा और वापस x टिल्डा ही आ गया, इज इट नॉट? तो डॉट वॉट खत्म हो गया, ये इसका जो डेरिवेटिव है, टाइम डेरिवेटिव, वो वही उसी के टर्म्स में एक्सप्रेस हो गया। इसी तरह से x टिल्डा डबल डॉट क्या हो जाएगा, वो माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू और j ओमेगा t प्लस डेल्टा हो जाएगा, क्योंकि j का स्क्वायर -1 होगा ना, ठीक है। तो ये क्या हो गया, माइनस ओमेगा स्क्वायर x टिल्डा हो गया, राइट। अब क्या हो गया, यूजिंग दी सब्स्टिट्यूशन इक्वेशन 2 मेरी ये वाली इक्वेशन, ये किसमें रिड्यूस हो गई, ये पूरी की पूरी इक्वेशन किसमें रिड्यूस हो गई, पहला टर्म m x टिल्डा डबल डॉट, ये क्या हो गया, माइनस m ओमेगा स्क्वायर x टिल्डा। सेकेंड टर्म c x टिल्डा डॉट, ये किसमें रिड्यूस हो गया, j ओमेगा p x टिल्डा। और तीसरा टर्म के एक्स टिल्डा दैट इज एज इट इज, ठीक है, इज इक्वल टू एफ टिल्डा। सारे डेरिवेटिव्स खत्म हो गए, ठीक है, सारे डेरिवेटिव्स गायब।
नाउ इट इज जस्ट एन अलजेब्रिक इक्वेशन और बहुत ही सिंपल अलजेब्रिक इक्वेशन है। इसमें x टिल्डा कॉमन ले लो, खत्म। तो क्या हुआ, x टिल्डा इज सिंपली f टिल्डा डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, k माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस j ओमेगा c, ठीक है। और x अब निकालना है तो बस इसका रियल पार्ट निकाल लेंगे, मेरा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ गया। समझ में आया कि नहीं? तो कॉम्प्लेक्स नंबर से कोई भी मेरी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर नहीं इनफैक्ट सेकंड ऑर्डर, क्या कोई भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी और उसके राइट हैंड साइड पे सिनुसॉइडल एक्साइटेशन फंक्शन है, ये ध्यान रखना, सिनुसॉइड्स के लिए वर्क करेगा। कोई और आर्बिट्ररी फंक्शन ले लिया राइट हैंड साइड पे तो नहीं वर्क करेगा। सिनुसॉइडल फंक्शंस के लिए हम किसी भी इनफैक्ट फॉर दैट मैटर थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन तो भी हम ये मेथड लगाते हैं। बात समझ आ रही है ना? थर्ड ऑर्डर के लिए भी ये वर्क करता है, वो बात अलग है, हमको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। एसी के जो सिस्टम्स होते हैं सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल बनती है, या डैम्प्ड ऑसिलेशन भी सेकंड ऑर्डर लीनियर बनती है, लेकिन हम चाहते तो थर्ड ऑर्डर भी ऐसे सॉल्व कर सकते थे, फोर्थ ऑर्डर, एनी ऑर्डर, 97th ऑर्डर की सॉल्व कर सकते हैं इससे। वो बात अलग है 97th ऑर्डर का फिर नहीं, सब में एक्स टिल्डा ही बाहर आएगा, वो भी एक्स टिल्डा ही सॉल्व करना रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो समझ में आया कि नहीं? ठीक है। Thus, we just needed to solve an algebraic equation instead of a differential equation. हमको सिर्फ एक algebraic equation सॉल्व करके सॉल्यूशन मिलता है। बाय द वे ये जो भी सॉल्यूशन है स्टेडी स्टेट सॉल्यूशन है, इनिशियली कुछ एक्स होमोजेनियस रहेगा, वो एक्सपोनेंशियली डिकेइंग रहेगा, वो पार्ट हम उसमें जनरली इंटरेस्टेड नहीं होते, लेकिन ध्यान रखना वो भी होता जरूर है, बट स्टेडी स्टेट में वो सब गायब हो जाता है क्योंकि एक्सपोनेंशियली डिकेइंग होता है, राइट? तो ठीक है, सो दिस इलस्ट्रेट्स द ब्यूटी ऑफ यूजिंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स फॉर सॉल्विंग रियल प्रॉब्लम्स। टू गेट कंफर्टेबल इन कॉम्प्लेक्स नंबर अलजेब्रा वी विल बी लर्निंग द ऑपरेशंस इन द कॉम्प्लेक्स स्पेस इन द फॉलोइंग सेक्शन। अभी यहाँ पे इसको मैं चाह रहा हूँ कि एक बार ध्यान से देखो एंड फील हैप्पी कि ठीक है ये वर्क कर रहा है, ठीक है। एंड इफ देयर इज एनी डाउट लेट मी नो। सो यहाँ पे एक मैं कैपिटल एक्स लिखना भूल गया था, ये लिख लो यहाँ पे, देयर विल बी आल्सो ए कैपिटल एक्स है, वो ऊपर में फर्स्ट डेरिवेटिव में तो लिखा, सेकंड डेरिवेटिव में कैपिटल एक्स लिखना भूल गया। इसके बाद हम लोग बात करते हैं फेजर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर्स, मतलब एक ही जैसी बात होती है। हम फेजर्स में तो जब तक कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा नहीं था तो मैं बोलता था शैडो ऑफ अ रोटेटिंग वेक्टर। यहाँ पे मैं क्या कह सकता हूँ, शैडो ऑफ अ रोटेटिंग कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि ई टू द पावर जे ओमेगा टी प्लस 5 जो है, अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स को देखो, अभी थोड़ा अच्छे से समझाता हूँ। यहाँ पे मान लो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मैं प्लॉट करना शुरू कर देता हूँ एक्स वाई प्लेन में, तो एक्स एक्सिस को बोल देता हूँ रियल एक्सिस और वाई एक्सिस को बोल देता हूँ इमेजिनरी एक्सिस। तो एक्स प्लस आयोटा वाई जो होगा वो मेरा क्या होगा, ऐसे करके ऐसे कोई नंबर होगा, समझ गए? एक्स वाई प्लेन में ऐसे करके ऐसे कोई नंबर आएगा ना, जैसे वेक्टर होता है उसी तरह से यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर को भी प्लॉट कर सकता हूँ। ये रियल एक्सिस है, ये कॉम्प्लेक्स एक्सिस है, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड वर्टिकल रियल पार्ट क्या हो जाएगा, सॉरी कॉम्प्लेक्स पार्ट हो जाएगा, अगर आर है और ये फाई एंगल है इसका, तो इसका कॉम्प्लेक्स पार्ट हो जाएगा आर साइन फाई और रियल पार्ट क्या हो जाएगा, आर कॉस फाई हो जाएगा, राइट? क्या लिखा, कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड एक्स प्लस जे वाई वेयर जे इज रूट ऑफ -1. X is called the real part and y is called the complex part. Just as we plot the vectors, we can plot the complex numbers in the, इस प्लेन को Argand plane कहा जाता है, ठीक है। मेथल मैथमेटिशियन का नाम था Argand. So this is called the Argand plane. समझ गए? XY plane की तरह से रियल एंड कॉम्प्लेक्स एक्सिस हमने बना दी, ठीक है। Okay. By defining the vertical axis as the complex axis and the horizontal axis as the real axis, जैसे कि दिख रहा है। Complex numbers can also be written in the polar or exponential form, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए अक्सर z सिंबल यूज करते हैं, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं r एंगल फाई लिख सकता हूँ ऐसे, या फिर r e टू द पावर j फाई, दोनों का मतलब एक ही है। r एंगल फाई लिखा है या r e टू द पावर j फाई लिखा है, इसका मतलब एक ही है, यानी ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो प्लॉट हो रहा है ये फाई एंगल पे और r डिस्टेंस पे प्लॉट हो रहा है, ठीक है। ओके, ठीक है, ये जैसे दिख रहा है। The convention for rectangular to polar form is readily inferred from this. तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। ये रेक्टेंगुलर फॉर्म है, कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखूंगा, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में r रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और फाई क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ y बाय x, ठीक है। समझ में आई बात कि नहीं? सिंपल ही है, यहाँ पे कोई कॉम्प्लिकेटेड बात तो नहीं। जैसे वेक्टर्स प्लॉट करते हैं बस यहाँ पे रियल पार्ट और कॉम्प्लेक्स पार्ट प्लॉट करके बिल्कुल वैसे ही बन गया एक्स वाई एक्सिस जैसे, राइट। अच्छा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन अगर कॉम्प्लेक्स नंबर्स का करना है तो वो बिल्कुल वेक्टर्स की तरह कर सकते हैं। रियल पार्ट में रियल वाला पार्ट जोड़ दो, कॉम्प्लेक्स पार्ट में कॉम्प्लेक्स पार्ट जोड़ दो, ठीक है। Addition and subtraction are easier in the rectangular form, while multiplication and division are easier in polar form. Multiplication में क्या होगा, तुम्हें पता है e to the power थीटा 1 into e to the power थीटा 2 सीधे e to the power थीटा 1 plus थीटा 2 हो जाता है, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन ज्यादा आसान है पोलर फॉर्म में। डिवीजन है तो e to the power थीटा 1 upon e to the power थीटा 2 क्या हो जाएगा, e to the power थीटा 1 minus थीटा 2 हो जाएगा। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए पोलर फॉर्म हमारा ज्यादा अच्छा है, और एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए हमारा जो रेक्टेंगुलर फॉर्म है वो ज्यादा अच्छा है हमारा। तो यहाँ तक बात समझ में आई होगी कैसे हम अर्गेंट प्लेन में रिप्रेजेंट कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स को। अब इसके बाद जो है हमारे ऑपरेशंस की समरी आ गई कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड कैसे करते हैं।
ये वैसे कॉमन सेंस की बात है, तुम वेक्टर डायग्राम बना के भी देख सकते हो क्या रहेगा। तो बस अगर मान लो मेरा z1 जो है कॉम्प्लेक्स नंबर है x1 प्लस jy1 और z2 मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है x2 प्लस jy2, जिसको मैं r1 एंगल φ1 और r2 एंगल φ2 भी लिख सकता हूँ मान लो। तो z1 प्लस z2 क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस jy1 प्लस y2, ठीक है, ओके। और z1 माइनस z2 क्या हो जाएगा, x1 माइनस x2 प्लस jy1 माइनस y2। समझ में आ रहा है? वेक्टर्स की तरह से बिल्कुल करना है, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन ही वेक्टर जैसा चल रहा है बिल्कुल, ठीक है। और मल्टीप्लीकेशन में z1 इंटू z2 क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा r1 इंटू r2 इंटू एंगल क्या हो जाएगा, बाय द वे ऐसे लिख रहे हो मतलब e टू द पावर की जगह ऐसे लिखा जाता है, इसका मतलब अंडरस्टूड होता है कि वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो r1 r2 और एंगल क्या हो जाएगा, φ1 प्लस φ2 हो जाएगा, क्योंकि e टू द पावर φ1 इंटू e टू द पावर φ2 क्या होगा, e टू द पावर φ1 प्लस φ2। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो बाय द वे दिस इज कॉल्ड द फेजर फॉर्म। तो z1 z2 का फेजर फॉर्म क्या हो जाएगा, r1 r2 और एंगल विल बी φ1 प्लस φ2, ओके। इसी तरह से z1 अपॉन z2 क्या हो जाएगा, r1 बाय r2 और एंगल क्या हो जाएगा φ1 माइनस φ2, ओके। 1 अपॉन z क्या हो जाएगा, 1 अपॉन z विल बी 1 अपॉन r एंगल माइनस फाइव। अगर z मेरा r एंगल फाइव है तो 1 अपॉन z क्या हो जाएगा, 1 अपॉन r एंगल माइनस फाइव। क्यों? क्योंकि 1 अपॉन e टू द पावर थीटा क्या होता है, e टू द पावर माइनस थीटा हो जाता है। समझ में आई बात की नहीं? तो समझ में आ रहा है ना, कॉमन सेंस वाली बात है, ठीक है। और स्क्वायर रूट ऑफ z क्या हो जाएगा, वो स्क्वायर रूट ऑफ r और एंगल 5/2 हो जाएगा, ये भी समझ में आ रहा होगा। स्क्वायर रूट ऑफ e टू द पावर थीटा क्या हो जाएगा, e टू द पावर थीटा बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होता है, कॉम्प्लेक्स पार्ट का साइन अगर हम चेंज कर देते तो उस नंबर को कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कहा जाता है। तो x प्लस आयोटा y का कॉन्जुगेट होगा x माइनस आयोटा y, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, z स्टार से रिप्रेजेंट करेंगे इसको, तो वो x माइनस jy क्या हो जाएगा, r एंगल माइनस फाइव। अब ये भी तुम अर्गेंट प्लेन में देख सकते हो, अगर मेरा कॉम्प्लेक्स पार्ट पॉजिटिव है तो ऐसे आएगा, और नेगेटिव है तो एक्जैक्टली इतने ही एंगल पे नीचे की तरफ आ जाएगा। तो ये एंगल अगर फाइव है तो ये एंगल माइनस फाइव हो जाएगा, समझ गए? तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का डिस्टेंस तो वही रहेगा ओरिजिन से, लेकिन क्या है, एंगल जस्ट नेगेटिव हो जाएगा। समझ में आई बात की नहीं? ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, r एंगल माइनस फाइव या फिर r e टू द पावर माइनस j5 लिख सकते हैं इसको। आई होप दिस इज मेकिंग सेंस, क्लियर? ये ऑपरेशन तो सारे इंट्यूटिव ही है ना। और 1 अपॉन j क्या होता है, वो माइनस j होता है, ये भी समझ में आ रहा होगा। 1 अपॉन j को ऊपर नीचे j से मल्टीप्लाई कर दो तो 1 अपॉन j इज माइनस j, इसकी भी कई जगह जरूरत पड़ती है। तो यहाँ आई होप ये टेबल समझ में आ गई होगी सभी को। 1 मिनट देखिए अपने दिमाग में बिठा लो इसको, उसके बाद आगे बात करो। इसके बाद एक और चीज की तुमको जरूरत पड़ेगी एसी के अंदर, तुम्हें अक्सर बात करनी पड़ेगी कौन सा फेजर लीडिंग फेजर है और कौन सा फेजर लैगिंग फेजर है। तो लीडिंग फेजर और लैगिंग फेजर कैसे डिसाइड होते हैं वो अभी ध्यान से देखो। तो जो फेजर मेरा एंटी क्लॉक, सारे फेजर्स को घुमा देता हूं मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो जो मेरा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फेजर पड़ रहा है वो मेरा लीडिंग है, जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पड़ रहा है वो मेरा लैगिंग डायरेक्शन, ठीक है, इन जनरल। लेकिन कभी भी फेजर्स के बीच में एंगल जब देखना होता है लीड या लैग को 180 डिग्री से ज्यादा का एंगल नहीं देखते, हमेशा 180 डिग्री से कम का एंगल देखते हैं। क्या लिखा, ऑल फेजर्स कॉन्टिन्यूअसली रोटेट इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। हमेशा फेजर्स को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमनी। सोच के देखो, e टू द पावर j ओमेगा t, तो ये टाइम के साथ वेरी कर रहा है ना। e टू द पावर j5 क्या होता है, e टू द पावर j5 फाई एंगल पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, लेकिन फाई को ही तुमने टाइम वेरिंग कर दिया, ओमेगा टी कर दिया, तो इसका मतलब क्या है, एक रोटेटिंग कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा। तो e टू द पावर j ओमेगा t इज बेसिकली अ रोटेटिंग कॉम्प्लेक्स नंबर, ओके। और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा हमेशा विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ओके। The phasor ahead in anti-clockwise direction is called the leading phasor. For instance, in the adjacent figure, ये जो कॉम्प्लेक्स वोल्टेज फेजर है ये कॉम्प्लेक्स करंट फेजर से लीड कर रहा है, क्योंकि ये देखो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पड़ रहा है ना, इसके। ये मत बोलना कि यार इधर से देखेंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज पड़ जाएगा, बट ये रिफ्लेक्स एंगल आ गया। रिफ्लेक्स एंगल कभी भी नहीं देखते, नॉन रिफ्लेक्स एंगल के थ्रू देखो जो मेरा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फेजर पड़ रहा है वो लीडिंग फेजर है और दूसरा वाला लैगिंग फेजर है। आई होप दिस इज क्लियर। यहाँ पे वोल्टेज लैगिंग है और करंट फेजर मेरा, सॉरी वोल्टेज मेरा लीडिंग फेजर है और करंट जो मेरा लैगिंग फेजर है। वी जनरली वोल्टेज के लिए, आई करंट से यूज कर रहा हूँ। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी, ठीक है। कैलकुलेशन के पर्पस से हम शॉर्ट हैंड नोटेशन यूज करना प्रेफर करते हैं। बार बार हम पूरा साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव जनरली हम पूरा नहीं लिखना चाहते, तो इक्विवेलेंट हम लोगों के पास नोटेशन हम लोगों को ध्यान होना चाहिए। तो कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव को सीधे क्या लिख देंगे, वीएम कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव को सीधे लिख देंगे शॉर्ट हैंड में वीएम एंगल फाइव। ये अंडरस्टूड है, कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। इसी तरह से Vm sin ओमेगा टी प्लस फाइव को सीधे लिख देंगे Vm एंगल फाइव माइनस 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि cos ऑफ फाइव माइनस 90 डिग्री sin फाइव, राइट। तो इसको सीधे सीधे हम ये लिख सकते हैं Vm एंगल ऑफ फाइव माइनस 90 डिग्री लिख सकते हैं।
इसलिए cos ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा को हम सीधे लिख देंगे, ये करंट के लिए लिखा मतलब उसी तरह की बात है, आई एंगल थीटा लिख देंगे और साइन ओमेगा टी प्लस थीटा होगा तो थीटा माइनस 90 करके लिख देंगे। ठीक है, ये वोल्टेज और करंट में अलग अलग से दिखा रखा है जिस बुक से मिल गया, बट समझ में आई बात की नहीं? तो दीज आर द इक्विवेलेंट नोटेशंस, और इसी में हमेशा काम करना, दिमाग पे कमजोर पड़ेगा, पूरा साइन और कॉस फुल बोल के नहीं लिखना कहीं पे भी। ठीक है, लास्ट स्टेप में लिखेंगे, जब फाइनल सॉल्यूशन लिखेंगे तो फिर साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देंगे। जब तक लास्ट स्टेप पे नहीं पहुंचे, कीप ऑन डूइंग इन टर्म्स ऑफ आर एंगल फाई, आर एंगल फाई, आर एंगल फाई, इस तरह से करते रहो, या फिर एक्स प्लस जे वाई करके करते रहेंगे। ठीक है, ओके। नाउ दैट वी हैव सम अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड फेजर्स, तो अभी ये चीज रेडी रिकॉल होनी चाहिए। अगर टाइम डेरिवेटिव में मैं लिखता हूँ डीवी बाई डी टी, किसी वोल्टेज का टाइम डेरिवेटिव निकालना है, वोल्टेज के डेरिवेटिव को अगर मैं डीवी बाई डी टी लिखता हूँ, तो फेजर के अंदर ये ऑपरेशन क्या हो जाएगा, सिंपली जे ओमेगा टाइम्स वो वी हो जाएगा। ये बात समझ में आती है कि नहीं? क्योंकि ई टू द पावर जे ओमेगा टी को जब भी डिफरेंशिएट करोगे तो जे ओमेगा ही बाहर उतर के आएगा, तो डेरिवेटिव बिकम सिंपली मल्टीप्लिकेशन बाय जे ओमेगा। द डेरिवेटिव ऑपरेशन इन द फेजर डोमेन बिकम सिंपली मल्टीप्लिकेशन बाय जे ओमेगा। समझ में आ रही बात? ई टू द पावर जे ओमेगा टी का क्या होगा डेरिवेटिव, जे ओमेगा से मल्टीप्लाई ही तो होगा। तो दिस ऑपरेशन इज इक्विवेलेंट टू मल्टीप्लिकेशन बाय जे ओमेगा टेकिंग द डेरिवेटिव। ऐसे ही इंटीग्रेशन जो होगा, इंटीग्रेशन किसके इक्विवेलेंट होगा, दैट विल बी इक्विवेलेंट टू डिवीजन बाय जे ओमेगा। समझ में आ रही बात की नहीं? ई टू द पावर जे ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, डिवाइडेड बाय जे ओमेगा है। ठीक है, तो दिस कैन बी शोन, अगर v मेरा v नॉट इंटू द जे ओमेगा टी है तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1 बाय जे ओमेगा v नॉट इंटू द जे ओमेगा टी, दिख रहा है ना, 1 बाय जे ओमेगा v। क्लियर? सिमिलरली dv बाय dt क्या होगा, जे ओमेगा v नॉट इंटू द जे ओमेगा टी, तो ये क्या हो गया, जे ओमेगा इंटू v कॉम्प्लेक्स, राइट? ठीक है, तो ये समझ में आया ना, डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन ट्रांसफॉर्मेशन फेजर डोमेन में। रियल से कॉम्प्लेक्स डोमेन में अगर हम जा रहे हैं तो इस तरह से हमारे डेरिवेटिव फंक्शन ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। डेरिवेटिव ऑपरेटर ट्रांसफॉर्म्स इनटू जस्ट मल्टीप्लिकेशन बाय द कॉम्प्लेक्स नंबर, इसीलिए हम कॉम्प्लेक्स नंबर यूज कर रहे हैं ताकि डेरिवेटिव से डील ना करना पड़े हमको। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, तो अभी क्या है, अभी फेजर अप्रोच से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। क्या है क्वेश्चन? यूजिंग द फेजर अप्रोच डिटरमिन द करंट इन अ सर्किट गवर्न्ड बाय द इंटीग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन 4i + 2 इंटीग्रल i dt - di by dt = 50 cos 2t + 75 डिग्री। मेरे पास ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसको मुझे सॉल्व करना है यूजिंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, अच्छा यहाँ पे बाय द वे ओमेगा की वैल्यू तो 2 है हमारी, है ना, दिख रहा है, cos ओमेगा t + 5 में ओमेगा की वैल्यू तो 2 है। अब मैं क्या मान लेता हूँ, इसको सॉल्व करने के लिए मुझे करंट के लिए सॉल्व करना है, तो मान लेते हैं एलाइड वेरिएबल जो है मेरा कॉम्प्लेक्स एलाइड वेरिएबल, दैट इज आई टिल्डा। तो आई टिल्डा मेरा एलाइड फेजर है, तो ये इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, 4i तो 4i टिल्डा ही रहेगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, 2/j ओमेगा आई टिल्डा हो जाएगा। बोलो समझ में आ रही बात की नहीं? और ओमेगा तो मेरा वापस इनफैक्ट 2 डाल देंगे इसकी जगह, और ये क्या हो जाएगा, -j ओमेगा इंटू आई टिल्डा इक्वल टू 50 एंगल 75। समझ में आया? समझ में आई बात? अब क्या करोगे, इसमें से आई टिल्डा कॉमन ले लो और अंदर में क्या बचता है तुम्हारा, 4 तो एज इट इज आ गया। अब 2/j ओमेगा, ओमेगा भी अपने आप में 2 है, तो ये 1/j है बेसिकली, इज इट नॉट? तो 1/j इज नथिंग बट -j, अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना, 1/i इज -i, तो ये क्या आ गया, ये -j हो गया, और ये क्या हो गया, ओमेगा मेरा 2 है तो ये क्या आ गया, -2j इक्वल टू 50 एंगल 75। समझ में आया? मेकिंग सेंस? तो अभी क्या है, मेरा आई टिल्डा क्या होगा, 50 एंगल 75 डिग्री डिवाइड बाय 4 - 3j। ओके, अब पोलर, ये पोलर फॉर्म में एक्सप्रेस्ड है और ये मेरा किस फॉर्म में एक्सप्रेस है, ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में एक्सप्रेस है, तो डिवीजन में मिक्स फॉर्म में तो डिवाइड नहीं कर पाएंगे, बट ये क्या है, ये हमको बिल्कुल फेमिलियर दिख रहा है। दिस इज एक्चुअली ये 53 डिग्री वाला टाइप का बन रहा होगा, देखते हैं अभी क्या बनेगा। तो ये क्या हो गया, इसका मैग्नीट्यूड क्या 5 है और इसका एंगल कितना है, -37 डिग्री, दिख रहा है, 4 - 3j इट हैज गॉट एन एंगल ऑफ -37 डिग्री। तो वी हैव टू डिवाइड 50 एंगल 75 डिवाइड बाय 5 एंगल -37, यही डिवाइड करना है ना मुझे। तो ये फाइनली क्या आ गया मेरे पास, ये ऊपर जाके -37 + 37 हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, डिवाइड करके आ जाएगा 10 एंगल 112 डिग्री। समझ में आया? तो ये मेरे पास कॉम्प्लेक्स करंट आ गया। अब इसका रियल पार्ट करना है तो बस 10 cos of 2t + 112 डिग्री, खत्म। समझ में आया कि नहीं? पूरे कॉम्प्लेक्स में हमने सारा सॉल्व कर लिया, लास्ट में कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, उस कॉम्प्लेक्स का बस रियल पार्ट लिखना था, तो बस क्या आ गया, 10 cos of 2t + 112 डिग्री। ठीक है, मेक श्योर यू अंडरस्टैंड दिस एग्जांपल, एक बार अच्छे से देख लो, चाहो तो अपने हाथ से निकाल लो एंड लेट मी नो इफ देयर इज एनी डिफिकल्टी। तो अभी फिर अगर समझ में आ गया तो फिर अभी खुद से ट्राई करना है। अगला मेरे पास इंटीग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, 2dv/dt + 6v + 10 इंटीग्रल v dt = 50 cos of 5t - 30 डिग्री। ये मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, यानी इंटीग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन है।
इसका मुझे सॉल्यूशन निकालना है। जल्दी से करो ट्राई खुद से। हाँ, तो ये भी बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा है। यहाँ पे cos ओमेगा टी प्लस 5 में देखो ओमेगा मेरा जो है 5 है, यहाँ पे दिख रहा है cos 5t माइनस 30 लिखा हुआ है, तो ओमेगा 5 है। अब मान लेते हैं एलाइड कॉम्प्लेक्स वेरिएबल जो है मेरा वो v है, फेजर जो है। तो ये क्या बन जाएगा, तुम्हें पता है डेरिवेटिव जो होता है वो j ओमेगा से मल्टीप्लिकेशन कर रहा था, तो ये 2j ओमेगा v टिल्डा आ गया, और ये 6v टिल्डा एज इट इज, और ये क्या होगा इंटीग्रेशन मतलब डिवीजन बाय j ओमेगा। तो ये मेरी एलाइड इक्वेशन बन गई। अब इसमें से v टिल्डा कॉमन ले लो, और ओमेगा मेरा 5 है, 10/5 2/j मेरा -2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 5 × 2 10, तो ये 10 - 2j बन गया ये, ठीक है। और ये 6 तो एज इट इज है, तो समझ में आ रहा है। और ये नंबर्स मैंने ऐसे सेट किए कि अच्छा नंबर है, तो ये क्या आ गया 6 + 8j, तो ये दिख रहा है 3:4 का रेशियो है, तो अच्छा एंगल बनेगा, 53 डिग्री वाला एंगल बन जाएगा, राइट। तो v टिल्डा इंटू ये कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल टू 50 एंगल -30। डिवीजन करना है तो इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। पोलर फॉर्म में हम कह सकते हैं अप्रोक्सीमेटली ये क्या है मेरा मैग्नीट्यूड, तो √8² + 6² 10 है, और एंगल कितना है इसका 53 डिग्री। तो 10 एंगल 53 से डिवाइड करना है मुझे 50 एंगल -30 को, तो ये क्या आ जाएगा 50/10 और एंगल -30 -53, तो क्या आ गया 5 एंगल -83। अब ये फेजर फॉर्म में आ गया, अब तो बस लिखना है कॉस में, कॉस लगा दो बस खत्म, फिनिश। तो v क्या आ गया 5 cos of 5t - 83 डिग्री, ये मेरा फाइनल सॉल्यूशन आ गया, फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। So I hope you understood how to solve the differential equation using the complex number method. अभी आगे क्या है, आगे तुम देखोगे कि एसी में क्या होने वाला है, तुम्हारे जितने भी क्या कहते हैं इंडक्टर है या तुम्हारा कैपेसिटर है, ये सब जो है कॉम्प्लेक्स रेजिस्टेंस जैसा बिहेव करने लग जाएंगे, तुम देखोगे। क्योंकि क्या होता है जब LdI/dt होता है वोल्टेज इंडक्टर के क्रॉस, यानी वोल्टेज तुम्हारा अगर साइन में चल रहा है तो करंट तुम्हारा कॉस में आ जाएगा, इज इट नॉट। अब साइन से कॉस जो बेसिकली π/2 शिफ्टेड है, इज इट नॉट। तो अभी वोल्टेज को किसी कॉम्प्लेक्स नंबर से डिवाइड करोगे तो एंगल भी चेंज हो जाएगा, इज इट नॉट। रियल नंबर से डिवाइड करोगे तो एंगल कुछ चेंज नहीं होगा, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर से डिवाइड करके एंगल भी शिफ्टेड हो जाएगा। तो साइन से कॉस बनाना है तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर से डिवाइड करके हम कर पाएंगे। तो हम देखेंगे कि इंडक्टर जो है वो j⍵L की तरह बिहेव करता है, यानी एज इफ इट्स अ रेजिस्टेंस, इट्स अ कॉम्प्लेक्स रेजिस्टेंस ऑफ वैल्यू j⍵L। समझ गया कि नहीं, π/2 से शिफ्ट कर देगा ना j⍵L टाइप का अगर मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। इसी तरह से हम देखेंगे कैपेसिटेंस जो है ये कॉम्प्लेक्स रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा। और एक बार इंडक्टर कॉम्प्लेक्स रेजिस्टेंस की तरह बिहेव कर रहा है, कैपेसिटर कॉम्प्लेक्स रेजिस्टेंस की तरह बिहेव कर रहा है, तो सारा का सारा रेजिस्टिव सर्किट ही है, इज इट नॉट। It will become, this entire chapter will become the current electricity chapter with all the resistances being complex numbers. उसके बाद देखेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, थेवेनिन, मिलमैन, सब कुछ लग जाएगा उसके बाद। समझ में आई बात की नहीं। जो भी sin ओमेगा t + 5 cos ओमेगा t + 5 के जो फंक्शंस हैं, राइट हैंड साइड कॉम्प्लेक्स नंबर है, और पूरे लूप लॉ जंक्शन लॉ जैसे लगाते हो बिल्कुल वैसे ही लगाते रहोगे, बस कॉम्प्लेक्स रेजिस्टेंसेस के साथ लगाने लग जाओगे, ठीक है। तो ये सारी कहानी हम देखेंगे अगली क्लास में, और मजा आएगा, ठीक है। तो आई होप आज की क्लास अच्छी लगी होगी, ये चीज समझ में आई होगी। यू वुड हैव अप्रिशिएटेड द ब्यूटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, हाउ कॉम्प्लेक्स थिंग्स कैन, आई मीन कॉम्प्लेक्स नंबर्स कैन हेल्प सॉल्व रियल लाइफ प्रॉब्लम्स, ठीक है। ओके, सो दैट्स इट, थैंक यू।